हेलो। हेलो। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार जल्दी से बता दीजिए कौन कौन बच्चा आ चुका है हमारी क्लास में। और अब दमदार सेशन को तुरंत विथ फुल पावर स्टार्ट करते हैं। एक बार जल्दी से बता दीजिए कि क्या कल जो भी हम लोगों ने पढ़ा था वो आप सबको क्लियर है। एक मिनट मैं स्लाइड मैप ऑन कर लूं। तो 24 वाला सेलेक्ट हो गया क्या? चलिए, तो जल्दी से बताइए बच्चों, क्या कल जो भी हम लोगों ने पढ़ा था इससे पहले की क्लास में क्या वो क्लियर है? लीनियर रिग्रेशन से रिलेटेड सबको जल्दी से बता दीजिए so that we can move on. चलिए चलिए, तो एक बार जल्दी से बताइए हमने कल की क्लास में क्या क्या पढ़ लिया था और वो सारी बातें आपको क्लियर हैं कि नहीं। हमने कल की क्लास में क्या क्या पढ़ लिया था बच्चों और वो सारी बातें आप लोगों को क्लियर हैं कि नहीं। चलिए, तो कल की क्लास में हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ा था दोस्तों। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने पढ़ा था। आपको याद होगा हम लोगों ने लॉस फंक्शन के बारे में बात किया था। लॉस फंक्शन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। उसके साथ साथ हम लोगों ने किया था दोस्तों लॉस फंक्शन का, आपको याद होगा, डेल एल अपॉन डेल बी, डेल बीटा। हम लोगों ने ग्रेडियंट डिसेंट वाला पूरा कहानी पढ़ा था और मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था, ठीक है ना। चलिए, हाँ अभी करेंगे सारा होमवर्क, अभी सॉल्व करते हैं। तो आप लोगों ने होमवर्क ट्राई किया था क्या, एक बार बताना। आप लोगों ने होमवर्क ट्राई किया था बच्चों? चलिए, कोवेरियंस का फॉर्मूला है, लोग यूज कर रहे हैं, वो सैंपल वेरिएंस है ना। देखिए, कोवेरियंस का फॉर्मूला तो हम नॉर्मल कोवेरियंस ही यूज कर रहे हैं, लेकिन फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है बिकॉज जैसा मैंने बताया कि हम ओवरऑल डेटा में से सैंपल डेटा उठा रहे हैं। मतलब वी आर नॉट कलेक्टिंग द होल पॉपुलेशन डेटा, वी आर कलेक्टिंग ओनली अ सैंपल पॉपुलेशन डेटा। तो वी कैन से दैट, यस यू कैन से दैट कि वो सैंपल कोवेरियंस है बिकॉज वो ओवरऑल डेटा का कोवेरियंस नहीं है, वो हमने पूरे डेटा में से जो सैंपल्स उठा लिए हैं कुछ पर्टिकुलर, उनका कोवेरियंस है। ठीक, चलिए परफेक्ट। तो लेट्स मूव ऑन दोस्तों। और आज का जो टॉपिक हमारा ये है, आज का टॉपिक हम लोग दोस्तों सबसे पहले हम लोग होमवर्क सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग आर स्क्वायर देखेंगे, दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। हम लोग मीन स्क्वायर एरर के बारे में देखेंगे। हम लोग रूट मीन स्क्वायर एरर के बारे में बात करेंगे, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर एरर की बात करेंगे। और हम लोग बात करेंगे दोस्तों द अजम्पशंस इन लीनियर रिग्रेशन। मतलब जब हम लोग लीनियर रिग्रेशन करते हैं तो क्या क्या अजम्पशंस हम मानते हैं वो हम लोग आज बात करेंगे। मल्टी कोलिनियरिटी, होमोस्केडास्टिसिटी के बारे में बात करेंगे, हेटेरोस्केडास्टिसिटी के बारे में बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे इन सब चीजों के बारे में। सो अजम्पशंस इन लीनियर रिग्रेशन। तो आज की क्लास काफी इंटरेस्टिंग होने वाली, जैसा कि कल की क्लास भी थी। तो चलते हैं आगे।
और दोस्तों हमारी क्लास शायद संडे को भी होगी। ओके ओके ठीक है, संडे को भी हमारी क्लास होगी, तो जिससे कि हम चीजों को आगे कर सकें, ठीक है ना। चलिए बता देता हूं। चलिए दोस्तों, यही कोड मैंने एक्चुअली चेंज नहीं कर पाया, सॉरी फॉर दैट। तो डोंट लिमिट योर चैलेंजेस, चैलेंज योर लिमिट। देखिए अब मैं एक फैक्ट आपको बताने की कोशिश करता हूं। जनरली ट्रेंड ये रहता है कि हम लोग ये समझते हैं कि ये हम लोग नहीं कर पाएंगे, और लोगों से भी ऐसा पूछते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने दोस्तों से पूछोगे क्या भाई गेट में रैंक आ सकती है, तो आप वो बोलेगा यार नहीं नहीं क्या करेगा, तैयारी करके मिल तो रही है नौकरी 3-4 लाख की, चल नौकरी कर लेते हैं। द पॉइंट इज वो उसका मेंटल ब्लॉक है और आपका भी मेंटल ब्लॉक है कि यार हम नहीं कर पाएंगे। बट ऐसे ऐसे बच्चे हैं, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि कुछ बच्चे जिनकी 3 बैक है, 2 बैक है गेट के अंदर, लेकिन फिर भी सिंगल डिजिट और डबल डिजिट में रैंक लेके आते हैं। द पॉइंट इज हम जिस तरफ आगे बढ़ सकते हैं या जिसमें अपना इंटरेस्ट शो कर पाते हैं, तो उस दिशा में हम काफी आगे तक निकल सकते हैं। बहुत थोड़ा सा एफर्ट और थोड़ी सी कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप मेहनत करोगे तो आप चीजें हासिल कर सकते हो। द पॉइंट इज ये जो लिमिट्स हम सेट कर लेते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारा मेंटल ब्लॉक्स होते हैं जो हमें रोकते हैं। अगर हम थोड़ा सा एफर्ट मारें तो आराम से अपनी लिमिट्स को एक्सीड करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, सैटरडे को क्लास नहीं होगी, संडे को क्लास होगी, ठीक है ना। नहीं, हमें सिर्फ ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ना है, और ग्रेडियंट डिसेंट भी जैसा मैंने आपको बताया उतना ही हम मान के चलिए 2 इटरेशन वाला मान के चल सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए तो जल्दी से लॉस फंक्शन का मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन देख लेते हैं दोस्तों। और किसी बच्चे ने पूछा भी था कि सर वो आया कैसे था, तो वो भी देख लेते हैं। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और बी, हमें ये वाला सम चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये कैसे आएगा। तो आप बोलोगे सर मान लीजिए मैट्रिक्स एम है, तो अगर हम एम ट्रांसपोज इनटू एम कर देंगे, मतलब एम ट्रांसपोज ए बी हो जाएगा और यहाँ पर ए बी आ जाएगा। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से आपको पता है लॉस फंक्शन हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, लॉस फंक्शन हो जाता है y माइनस वाई हैट के समेशन का स्क्वायर, y माइनस वाई हैट के समेशन का स्क्वायर। तो अगर हम लोग y माइनस वाई हैट मैट्रिक्स को देखें तो इसके अंदर हमें सारे के सारे एक्चुअल वैल्यूज और उनका पॉइंट्स मिल जाएगा, एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यूज का पॉइंट मिल जाएगा। तो अगर हम y माइनस वाई हैट के ट्रांसपोज को y माइनस वाई हैट से कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो हमें ऑब्वियसली विल गेट द लॉस फंक्शन। ये हम लोगों ने ये वाली बात देखी थी, ठीक है ना। चलिए संडे का टाइम मैं आपको बता दूंगा। संडे टेस्ट तो शाम में रहता है, तो क्लास हमारी सुबह रहेगी। टाइमिंग अभी डिसाइडेड नहीं है, मैं अभी कन्वे करके बीएम को बता के आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हम लोगों ने डेरिवेटिव निकाला था एल का बीटा के साथ। मुझे बताइए क्या ये मैट्रिक्स आई थी या सिंगल वैल्यू आई थी, एनीवन? क्या ये मैट्रिक्स आई थी या सिंगल वैल्यू आई थी? ओके तो आप सभी को याद होगा दोस्तों, हम लोगों ने डेल एल बाई डेल बीटा बड़े आराम से आप लोगों ने भी कैलकुलेट किया था। ये क्या आया था दोस्तों, एक मैट्रिक्स आई थी, राइट। और ये किसकी मैट्रिक्स थी कि भाई जितने भी होंगे वेरिएबल्स इसके अंदर, ये उसकी एक मैट्रिक्स होगी। डेल एल बाई डेल बीटा डी। और इसको हमने क्या लिखा था दोस्तों, आपको याद होगा -2 टाइम्स एक्स ट्रांसपोज वाई माइनस एक्स ट्रांसपोज एक्स इंटू बीटा। क्या है सर को ध्यान है? ये बस आपके दिमाग में रहनी चाहिए। वैसे बहुत ज्यादा इसका यूज नहीं होगा, मतलब हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट फिर भी हमें ध्यान रहना चाहिए, पता रहना चाहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट ग्रेडियंट डिसेंट मेथड बच्चों आपको क्लियर था मेरे बच्चों? एक बार जल्दी से बता दो। लर्निंग रेट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर था? तो मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारे पास we start with any random
एनी रैंडम बीटा, तो बीटा न्यू इज इक्वल्स टू बीटा ओल्ड माइनस नीटा इंटू डेल एल बाय डेल बीटा, बीटा ओल्ड। ठीक है, ध्यान है बच्चों ये। चलिए चलते हैं आगे। ठीक है ना, चलिए तो यहां तक हम लोगों ने करा, ये हमारा लर्निंग रेट होता है। मैं लर्निंग रेट के बारे में भी आपको बताया था कि हम लोग लर्निंग रेट काफी छोटा रखते हैं, लेकिन हम इसको अडेप्टिव नेचर का भी बना सकते हैं कि जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ें तो कोड उसमें अडेप्ट करके चीजों को चेंज करता रहे अपने अकॉर्डिंग। बट वो सब चीजें आप ये मत समझिएगा कि उसके अंदर कोई क्वेश्चन हम कर पाएंगे, वो सब एडवांस लेवल की बातें जो शायद अगर आप एमटेक करोगे तो अपनी कोडिंग में उसको इन्वॉल्व करोगे। लर्निंग रेट के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, वी कीप इट वेरी स्मॉल, इफ इट इज लार्ज देन convergence is a problem, then the solution is never reached, solution is never reached, solution आपको कभी मिलेगा ही नहीं, मतलब आपको कभी मिनिमम लोकेशन नहीं मिल पाएगी, सॉल्यूशन आपको नहीं मिल पाएगा। और यहाँ पे अगर हम लर्निंग रेट की बात करें, वी कीप इट वेरी स्मॉल, so that the movement is precise and we reach the solution easily. सॉल्यूशन बोल दो या मिनिमम लोकेशन बोल दो, एक ही बात है। ठीक है ना, ये सब बातें थी जो हम लोगों ने कल की क्लास में चीजों को देखा था। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई हैं, किसी परेशानी की बात नहीं है। मैं एक कॉन्सेप्ट भूल गया था आप लोगों को बताना, हैट मैट्रिक्स क्या होता है, शायद कोई कभी आपसे पूछ ले, क्योंकि जो हमारी रेफरेंस बुक है उसमें ये कॉन्सेप्ट दे रखा है और एनपीटीईएल पे भी 2-3 क्वेश्चंस थे इससे रिलेटेड, तो हमें पता होना चाहिए कि हैट मैट्रिक्स क्या है। बहुत सिंपल सी बात है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मुझे ये बताइए कि हमारा डेटा है दोस्तों, डेटा है जिसके अंदर एक्स हमें दे रखा है, और एक्स हमें पता है कि एक मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर n रोज होती हैं और d+1 कॉलम्स होते हैं। y हमारा एक्चुअल वैल्यूज का मैट्रिक्स होता है, जिसके अंदर n वैल्यूज होती हैं और n×1 का ये रहता है। मेरे प्यारे बच्चों, जब हम लोग x को बीटा से कन्वर्ट करते हैं, वेरी स्मॉल मतलब 0.001 नेचर का, वेरी स्मॉल मतलब क्या लिखा है, वेरी स्मॉल मतलब 0.01 और 0.001 नेचर का, बहुत छोटा रखने की कोशिश करते हैं जिससे मूवमेंट धीरे धीरे हो, और उसके बाद फिर हम उसको चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड, क्योंकि वो फंक्शन पे डिपेंड करेगा ना, हमेशा एक सिमिलर रिक्वायरमेंट से काम नहीं होगा। फंक्शन जैसा होगा आपको अकॉर्डिंगली कोड करना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि मूवमेंट बहुत ज्यादा स्लो है इतने लर्निंग रेट होने पर, तो इन दैट केस आपको लर्निंग रेट धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन आपको लग रहा है कि अगर लर्निंग रेट ये भी बड़ा हो रहा है जिसकी वजह से मूवमेंट ज्यादा तेज हो रहा है, तो इन दैट केस आपको लर्निंग रेट और छोटा करना पड़ेगा, तो वो ठीक है। चलिए अब यहां पे अगर हम बात करें दोस्तों, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे प्रेडिक्टेड वैल्यूज चाहिए, तो वो किसके बराबर होता है दोस्तों, प्रेडिक्टेड वैल्यूज का मैट्रिक्स। क्या बताया था मैंने आपको, याद है किसी को, याद है किसी को क्या बताया था, ये याद होगा, अरे कल ही किया है, एक्स इंटू बीटा, राइट, एक्स इंटू बीटा, याद है आप लोगों को, ये हम लोगों ने कल ही किया था मेरे बच्चों, एक्स इंटू बीटा, राइट। चलिए अब अगर हम बीटा को खोल दें, बीटा को अपने रिजल्ट के टर्म्स में लिखें, जो हमने रिजल्ट देखा था, तो उसको हम कैसे लिखेंगे दोस्तों, आ जाएगा एक्स ट्रांसपोज एक्स इनवर्स एक्स ट्रांसपोज वाई।
तो आप देख सकते हो मेरे बच्चों, तो वाई हैट इज इक्वल टू, अगर हम वहां से देखें, मैंने कुछ नहीं किया है, बीटा को बस ओपन कर दिया है, बीटा को बस मैंने ओपन कर दिया है, जो बीटा का एक्सप्रेशन था, आई होप आप लोगों को याद होगा। तो अगर आप देखें दोस्तों, तो ये वाली जो मैट्रिक्स है, ये वाली जो मैट्रिक्स है, ये वाली जो मैट्रिक्स बन के आएगी, ये वाली जो मैट्रिक्स बन के आएगी, एक तरह से ये वाली मैट्रिक्स अगर y से मल्टीप्लाई हो रही है तो हमें y हैट मिल रहा है। ध्यान से सुनिएगा, हमने नॉर्मल सा एक्सप्रेशन किया y हैट इज इक्वल टू x इनटू b, एक्स बीटा को मैंने खोल दिया है, तो वी हैव दैट टर्म। नाउ वी कैन सी कि ये जो पूरा टर्म है, यहां से लेके यहां तक का पूरा टर्म है, या ये पूरी मैट्रिक्स है, इट्स नॉट अ टर्म, इट्स अ मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स अगर y से मल्टीप्लाई हो रही है तो हमें y हैट मिल रहा है। तो दैट्स वाई दिस मैट्रिक्स x, देखो ये सब चीजें आपको बड़े आराम से फ्लो में याद हो जाएंगी, इसमें कुछ रटने वाली बात नहीं है। हमें ये बात कल ही पढ़ी थी हम लोगों ने, इसमें बीटा को ओपन कर दिया। अब आप देख सकते हो कि अगर हम ये वाली मैट्रिक्स को y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें y हैट मिल रहा है। तो इस मैट्रिक्स को, ये वाली जो मैट्रिक्स है, इसको हैट मैट्रिक्स बोलते हैं। इट एक्चुअली कन्वर्ट y इनटू y हैट, मतलब एक्चुअल वैल्यू को प्रेडिक्टेड वैल्यू में कन्वर्ट कर रही है ये मैट्रिक्स। तो बस एक रिप्रेजेंटेशन है, आपको दिमाग में रहना चाहिए अगर कोई कभी आपसे पूछे कि हैट मैट्रिक्स क्या है, ठीक है ना। चलिए, व्हाट इज हैट मैट्रिक्स यहां पे लिखी हुई है ना, लिखा, ये दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है ये, एक बार देखिए, यहाँ पे हेडिंग लिखी है, इसलिए मैंने यहाँ पर हेडिंग नहीं डाली है, दिख रहा है ना ये, एक बार देखिए। तो यहां पर हम देख सकते हैं दोस्तों, तो दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड, दिस मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिक्स, दिस मैट्रिक्स दैट इज x ट्रांसपोज x का इनवर्स, x ट्रांसपोज इज कॉल्ड द हैट मैट्रिक्स। बिकॉज इट कन्वर्ट्स y हैट इंटू y, ये y हैट को y में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। चलिए, ठीक है ना। चलिए, तो ये सिंपल सी कॉन्सेप्ट थी जो शायद थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, कभी पेपर में आपसे कोई पूछे तो आप बता पाओ, ये मेरा मोटिव था। चलिए दोस्तों, कुछ सवालों को करते हैं जल्दी से। आई होप आप लोगों ने कुछ, हाँ भाई अनिकेत भैया पढ़ाता हूँ कम्युनिकेशंस भी, बिल्कुल। चलिए, कुछ बच्चों ने, आई होप मैंने कुछ होमवर्क किया होगा आप लोगों ने। लेट्स डू इट दोस्तों। हमारे पास डेटा है, हमें बीटा 1 और बीटा नॉट निकालना है। ओके, तो हमारे पास डेटा है दोस्तों एक्स वाई फॉर्मेट का। आप देख सकते हो x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, ठीक है। हमारे पास सिंगल डायमेंशन है, तो हमें कोई सुपर स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है, सब स्क्रिप्ट से काम हो जाएगा। मुझे बताइए कौन सा मेथड यूज करें, आप लोग बताइए, जो आप कहोगे वो मैं यूज करूंगा, क्योंकि यहां पर बीटा 1 और बीटा नॉट या m और c, क्योंकि आप देख सकते हो हमारा जो फॉर्मेट है वो वही है, हमारी जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है वो mx प्लस c जैसी ही है। तो हमें यहां पर m और c निकालना है, या थीटा 1 थीटा नॉट निकालना है, या बीटा 1 बीटा नॉट निकालना है। हमारे पास दो मेथड हैं, बल्कि तीन मेथड हैं। पहला मेथड, एक तो हम दो इक्वेशंस बना ले, 2 इक्वेशंस एंड सॉल्व। दूसरा मेथड है हमारे पास कि भाई हमें पता है कि m जो होता है वो होता है कोवेरियंस ऑफ x एंड y डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ x, और बाकी हमें c निकालना आता है, दैट इज c इज इक्वल टू y का बार माइनस m इंटू एक्स का बार, ये हमें देखा था। और तीसरा मेथड है हमारा ये मैट्रिक्स मेथड जो हम लोगों ने किया। मुझे बताइए कौन से मेथड से करें। आप देखोगे कि सर ये चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वी हैव डन दिस, इसके एग्जांपल्स भी हमने पहले किए हुए हैं। मैट्रिक्स वाला मेथड का यूज करते हैं, मैट्रिक्स वाला मेथड हम यूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए,
कैसे भी कर सकते हो आप, सेकंड वाला भी कर सकते हो और मैट्रिक्स वाला भी कर सकते हो। मैं आपको मैट्रिक्स वाला करके दिखाता हूं क्योंकि ये हमने अभी तक इस पे कोई क्वेश्चन नहीं किया है। सो लेट्स डू दैट। ठीक है, लेट्स डू दैट। चलिए, तो मैट्रिक्स वाले मेथड में सबसे पहले आप बताइए हमें एक्स का मैट्रिक्स बनाना। तो आप बोलोगे सर यहां पर क्योंकि 4 डेटा पॉइंट है, 1 2 3 4, तो हमारी एक्स मैट्रिक्स का जो डायमेंशन होगा वो 4 क्रॉस और सिंगल डायमेंशन है, इसलिए 1+1 आ जाएगा। आपको पता है यहां पर हम सब जगह 1 1 1 1 डाल देते हैं। और यहां पर डेटा पॉइंट नंबर 1, डेटा पॉइंट नंबर 2, डेटा पॉइंट नंबर 3 और डेटा पॉइंट नंबर 4। आप देखेंगे डेटा पॉइंट नंबर 1 इज 1, यहां पर डेटा एक्स इज 1 2 3 एंड 3। तो एक्स इज 1 2 3 एंड 3, ये एक्स आ गया। वाई मैट्रिक्स अगर आप देखोगे दोस्तों, तो क्योंकि यहां पर 4 डेटा पॉइंट्स है तो 4 क्रॉस 1 की वाई मैट्रिक्स हो जाएगी। तो वाई की वैल्यू 1 2 4 2, 1 2 4 2। क्या ये ठीक है? एक बार आप सब लोग देखिए। सबसे पहले एक्स मैट्रिक्स और वाई मैट्रिक्स सभी मेरे प्यारे बच्चों चेक करिए, सभी मेरे प्यारे बच्चों चेक करिए। प्रीतम, अली भाई, आर्ची, अली, अनिकेत, बाकी लोग भी चेक करिए। क्या ये ठीक है? क्या ये ठीक है मेरे बच्चों? बढ़िया। मैट्रिक्स बना पा रहे हैं एक्स और वाई की? एक बार आप सब लोग देखिए, एक्स की मैट्रिक्स बना पा रहे हैं, वाई की तो क्लियर है, एक्स की बना पा रहे हैं। सबसे पहले 1 1 1 1 और बस क्योंकि सिंगल डायमेंशन है तो डेटा पॉइंट नंबर 1 के अंदर एक्स है, यहां पर आप देखो एक्स 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 3 है, खत्म। चलिए, अब आपको पता है दोस्तों बीटा, बीटा वेक्टर जो होगा वो होगा बीटा नॉट, और क्योंकि सिंगल डायमेंशन है तो इसलिए बीटा 1 आ जाएगा। दैट्स इट, खत्म। नाउ यू नो द फॉर्मूला, दैट इज बीटा इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज एक्स का इनवर्स इंटू एक्स ट्रांसपोज वाई। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सबको सॉल्व करते हैं दोस्तों। लेट्स फाइंड आउट एक्स ट्रांसपोज एक्स। इसका ट्रांसपोज अगर कर देंगे तो आ जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 3। ये एक्स ट्रांसपोज एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो चलिए बस मल्टीप्लाई कर दीजिए मेरे बच्चों, बिल्कुल आराम से आप कर पाएंगे मुझे उम्मीद है। सबसे पहले आप देखिए इन 1 1 1 1 को इस 1 1 1 1 से मल्टीप्लाई करिए, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, तो 4 बार ये आ जाएगा, 4 आ जाएगा आंसर। ठीक है, फिर 1 1 1 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3। मेरे ख्याल से मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आप सबको आता है दोस्तों। तो 3 3 6 और 3 9, एक बार चेक करिए। फिर इन तीनों को इससे करेंगे तो यहाँ पर भी 1 2 3 3 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और लास्ट में आ जाएगा 1 4 9 प्लस 9 9 9 18 18 4 22 और ये 23। एक बार चेक करिए क्या ये 23 आ रहा है? एक बार चेक करिए आप सब लोग, क्या ये सब लोग कर पा रहे हैं? एक बार देखिए मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन मेरे सभी प्यारे बच्चे लोग कर पा रहे हो? 9 और 9 और 4 18 और 4 22 और 1 23। ठीक है, क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन सब बच्चे लोग कर पा रहे हैं? प्लीज बताइए। सब बच्चों का हो गया? चलिए अब मुझे बताइए क्या 2 क्रॉस 2 का इनवर्स निकालना आता है दोस्तों? क्या 2 क्रॉस 2 का इनवर्स निकालना आता है आपको? जल्दी से बताइए। 2 क्रॉस 2 का इनवर्स मेरे प्यारे बच्चों, तो आप देखोगे यार ए बी सी डी अगर होता है, इसका इनवर्स अगर हम निकालें तो इनवर्स कैसे निकाला जाता है? हम इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं और यहां पर माइनस साइन डाल देते हैं और बाहर डाल देते हैं डिनोमिनेटर में इसका डिटर्मिनेंट ए डी माइनस बी सी। मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं कि सर डी ऊपर चला जाएगा, ए नीचे आ जाएगा, डी ऊपर ए नीचे, और यहां पर माइनस साइन डाल देते हैं दोनों में।
और डिनोमिनेटर में या डिवाइड में डाल देते हैं दोस्तों इसका डिटर्मिनेंट, दैट इज a इंटू डी माइनस बी इंटू सी। क्या ये आता है मेरे बच्चों? सबको एक बार देखिए, गार्गी, पटेल भाई, प्रीतम, प्रिंस भाई, चेक करिए। देखिए इसकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, बहुत सिंपल सी बात है। तो इसका इन्वर्स हो जाएगा दोस्तों, एक्स ट्रांसपोज एक्स का इन्वर्स हो जाएगा। इसको इंटरचेंज करिए तो 23 माइनस 9 और 4, 1 डिवाइडेड बाई 23 इंटू 4, 1 डिवाइडेड बाई 23 इंटू 4 माइनस 9 इंटू 9, और यहाँ पे आ जाएगा 23 माइनस 9 और 4। चेक करिए कर पा रहे कि नहीं। कैलकुलेटर कहाँ गया भैया? ये राज, सब बच्चे कर पा रहे? कोई छूट तो नहीं रहा है? दिस विल बी 1/11। चलिए, सो एक्स ट्रांसपोज एक्स का इनवर्स आ गया। अब यहां पे एक्स ट्रांसपोज और वाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या पहले एक्स ट्रांसपोज वाई मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर ये कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो नाउ एक्स ट्रांसपोज वाई क्या हो जाएगा? तो एक्स ट्रांसपोज ये हो जाएगा, और वाई कितना है? 1 2 4 2, 1 2 4 2 है ना। एक बार चेक करूं, 1 2 1 2 4 2, बढ़िया। अब मल्टीप्लाई करिए मेरे बच्चों, 1 1 1 1, इधर मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा, 1 इंटू 1, 1 इंटू 2, 1 इंटू 4, 1 इंटू 2, तो 4 2 6 2 8 और एक 9 9। चेक करिएगा, और 1 2 3 3, तो 1 इंटू 4, 1 इंटू 1, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 2 6, और 17 और 6 23 आ रहा है क्या? एक बार चेक करना, 9 and 23। एक बार आप चेक कर लीजिए मेरे बच्चों, आप सभी लोग कर पा रहे होंगे। सो बीटा इज इक्वल्स टू एक्स ट्रांसपोज एक्स का इनवर्स इंटू एक्स ट्रांसपोज वाई। तो ये आ चुका है 9 इंटू 9 and 23, और एक्स ट्रांसपोज एक्स का इनवर्स कितना आया था? 1/11, 23 और माइनस 9 और माइनस 9 and 4, और साथ में 1/11 भी था। मेरे बच्चों किसी का आंसर आ रहा है? एक बार देखिए, थोड़ा कैलकुलेशन है बट मुझे लगता है आप कर पा रहे होंगे। एक बार आप सब लोग चेक करिए। तो आप देखिए 23 इंटू 9 माइनस 9 इंटू 23, तो 0 हो जाएगा, माइनस 9 इंटू 9 प्लस 23 इंटू 4 11। चेक करिए, फाइनली आंसर एक बार बताइए। आप सभी लोगों का इंतजार कर रहा हूं मैं, जल्दी से बताइए। फाइनल आंसर सबका आ रहा है? राज भाई, भट्टाचार्य भैया का आ रहा है, अली भाई, लोकेंद्र भाई, कर सकते हैं रोहन भैया, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने मैट्रिक्स से एक भी क्वेश्चन नहीं किया, तो हमने मैट्रिक्स से किया है। तो इसके 3 मेथड हैं। एक तो आप इक्वेशन से कर सकते हो, जो हमने स्टार्टिंग में 2 इक्वेशन बनाई थी, वो 2 इक्वेशन बना के आप सॉल्व कर लो। दूसरा मेथड कोवेरियंस वाला डायरेक्ट फॉर्मूला वाला मेथड है, यू कैन डू दैट, कोई परेशानी नहीं है। और तीसरा मेथड हमारा ये मैट्रिक्स वाला मेथड है। हमने मैट्रिक्स से कोई क्वेश्चन नहीं किया, इसलिए मैंने मैट्रिक्स आपको कराया, ठीक है ना। चलिए, ओके, किसी ने कोवेरियंस वाले से किया है इसको? अभी किसी ने कोवेरियंस वाले से किया है इसको? जस्ट फॉर चेकिंग। ऑब्वियसली बात है, आपको कोवेरियंस वाला इजीएस्ट पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो आपको इतने ज्यादा मैट्रिक्सेस नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है।
इतने ज्यादा मेट्रिसेस नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। आंसर सबसे सेम आएगा, आप चाहे इक्वेशन से करो, वो जो हमने इक्वेशन 2 बनाई थी उससे करो, चाहे आप कोवेरियंस वाले फॉर्मूले से करो, चाहे आप मैट्रिक्स से करो, तीनों से आंसर सेम आएगा। सबसे आसान कोवेरियंस वाला मेथड है। मैंने मैट्रिक्स से इसलिए कराया जिससे हम एक मेथड प्रोसेस देख सकें, ठीक है ना ये। और अब जैसे रोहन भैया कंफर्म भी कर रहे हैं कि सबसे सेम आ रहा है आंसर, तो दैट्स फाइन, कि मतलब सबका सेम आंसर है, कोई गलती कहीं पर नहीं है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, यहां से देखते हैं, ये वाला करते हैं। यहां पर ये क्वेश्चन देख रहा है दोस्तों, हमें वी सीक टू फिट अ लीनियर मॉडल विद नो बायस्ड टर्म। अच्छा, यहां पर एक बात मुझे बतानी थी दोस्तों, जो ये हमारा बीटा नॉट टर्म होता है ना, जिसको हम एक्चुअली में इंटरसेप्ट कहते हैं, उसको ये बायस्ड टर्म भी कहते हैं। द टर्म बीटा नॉट इन लीनियर रिग्रेशन, ये जो हमारी इक्वेशन है दोस्तों, यहां पर दोस्तों ये जो टर्म होती है जिसको हम एक्चुअली इंटरसेप्ट बोलते हैं, इसको कभी कभी बायस्ड टर्म भी कह देते हैं इन थियोरेटिकल टर्म्स या इन बुक्स ऑल्सो, ठीक है। तो हम तो इसको इंटरसेप्ट कहते थे, इन मैथमेटिक्स हम तो इसको इंटरसेप्ट कहते थे। लेकिन हम बिल्कुल सिमिलर तरीके से आप इसमें भी कह सकते हो कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली इक्वेशन में हमारी जो c होती थी दोस्तों, वो बायस टर्म या इसको इंटरसेप्ट जैसा हम बोलते हैं, तो दिस इज कॉल्ड ठीक है ना, बायस टर्म और इंटरसेप्ट, ठीक है ना। देखिए इसीलिए अगर आपने पटेल भाई कभी भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस या जो भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैट्रिसेस इन्वॉल्व होती हैं, ऐसे सब्जेक्ट में कभी भी गेट एग्जाम के अंदर 3x3 की मैट्रिक्स आई ही नहीं है। और अगर मैथमेटिक्स में 3x3 की मैट्रिक्स आई भी है इनवर्स निकालने की, तो वो इनवर्स ऐसा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल या तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी जिसका इनवर्स आपको पता है कि बड़ी आसानी से निकल जाता है। तो आज तक गेट एग्जाम के अंदर अगर आपने कभी भी एनालिसिस करी हो, तो 3x3 की मैट्रिक्स के ऊपर क्वेश्चन गया ही नहीं है, और इनवर्स निकालने की तो दूर की बात है। तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको गेट एग्जाम के अंदर सिंगल डायमेंशन के क्वेश्चंस तक ही सीमित रखेगा वो, क्योंकि डबल डायमेंशंस के अंदर 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी या 4x4 की बनेगी एंड सो ऑन, जिसको सॉल्व करना हमारे लिए असंभव हो जाएगा एग्जाम एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिए दोस्तों, हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, हमें लॉस फंक्शन दिया ये रहा, ठीक है, और हमसे कह रहा है कि यार हमें लीनियर मॉडल बनाना है जिसमें बायस्ड टर्म नहीं होगा। बायस्ड टर्म नहीं होगा तो मुझे बताइए लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन क्या होगी, जल्दी से बताइए एनीवन। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमें ट्रेनिंग डेटा दे रखा है, तो वी कैन सी कि हमारा जो डेटा है वो सिंगल डायमेंशन का है। डेटा है सिंगल डायमेंशन, और जब सिंगल डायमेंशन का डेटा है और लीनियर रिग्रेशन हम कर रहे हैं, तो लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन क्या हो जाएगी, एनी वन बच्चों। तो आप बोलो सर ये इक्वेशन होती थी वैसे तो W1 इंटू एक्स प्लस डब्ल्यू नॉट, लेकिन सवाल में और W क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे W लिखा हुआ है, तो इसे मैंने W कर दिया। डब्ल्यू नॉट यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि नो बायस टर्म लिखा हुआ है यहाँ पर, तो बस हमारी जो y हो जाएगी वो हो जाएगी W1x। नाउ मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये हमारा लॉस फंक्शन है, और लॉस फंक्शन को मिनिमा करने पर हमें W1 मिल जाएगा। तो मुझे सब बच्चे बता दीजिए कि ये जो y रिप्लेस करेगा वो y i को करेगा या y हैट i को करेगा, बताइए। इस लॉस फंक्शन के एक्सप्रेशन में जो हमारा y है वो किसको रिप्लेस करेगा, बताइए। तो आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है, हमारे पास ये जो वैल्यू होती है, जो फंक्शन होता है, ये एक्चुअली
प्रेडिक्टेड वैल्यू होती है, एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, प्रेडिक्टेड वैल्यू होती है। ठीक है ना। चलिए तो बस यहाँ पर हम समाप्त कर देते हैं इसको। तुम्हारा लॉस फंक्शन हो जाएगा 1/2। अब आप बोलेंगे यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं मेरे बच्चों, अगर आप कोई बताएगा मुझे, हाउ मेनी वेरिएबल्स डू वी हैव, हाउ मेनी वेरिएबल्स डू वी हैव मेरे बच्चों, वी हैव ओनली सिंगल वेरिएबल दैट इज W1। और W1 को फाइंड करने के लिए हमें लॉस को मिनिमा करना है, मतलब W1 के टर्म्स में डेरिवेटिव या डिफरेंशिएट करके बड़े आराम से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। वी हैव सिंगल वेरिएबल W1। एक बार सब लोग बताइए क्या ये ठीक लग रहा है? वी हैव अ सिंगल वेरिएबल W1। ठीक है ना। सो डेल L बाय डेल W1 इज इक्वल टू, आपको पता है जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर -xi जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 आ जाएगा और 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहां पर समेशन xi यहां पर आ जाएगा। बड़े आराम से मुझे लगता है आप सभी लोग आंसर निकाल लेंगे। हम 0 से इक्वेट कर देते हैं बिकॉज हमें मिनिमा चाहिए, तो मिनिमा के लिए हम इसको 0 से इक्वेट कर देते हैं, और बस अब इसको समापन कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पर आप देख पाओगे आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों कर पा रहे हैं कि नहीं? माइनस भी कैंसिल हो सकता है क्योंकि 0 से इक्वेट कर दिया है। ये एक्स आई का स्क्वायर है, ठीक है, सेकंड डायमेंशन नहीं है, ये स्क्वायर है। इसको 0 कर दीजिए और यहाँ पर W1 आ जाएगा बच्चों, दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई इंटू वाई आई। कौन कौन बच्चा बिना किसी हेल्प के यहां तक पहुंच पाया, एक बार जल्दी से बताइए। एक बार बताइए क्या क्या सब लोग यहां तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं, एक बार जल्दी से बताइए, बिना किसी परेशानी के आप पहुंच पा रहे हो, जल्दी से बताइए बच्चों। हो गया सबका? चले आगे, एवरीवन इज एबल टू डू इट। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपको गेट एग्जाम में मिल सकता है। जैसे मैंने बताया आपको कि अभी जो क्वेश्चन आएंगे आपको बहुत ज्यादा ट्रिकी, बहुत ज्यादा लेंदी टाइप के नहीं आएंगे, तो वी कैन कीप द लेवल लो, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। एक और क्वेश्चन इसी फॉर्मेट का मेरे बच्चों करवाना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं यही वाली स्लाइड कॉपी कर रहा हूं। चलिए यहां पर ये कहता है दोस्तों, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, आई एम जस्ट चेंजिंग दिस क्वेश्चन, और देखते हैं क्या आंसर बनता है। मैं आपको 2 मिनट का समय भी दूंगा इसको करने के लिए, ऑप्शंस भी देते हैं। तो यहां पर ये कहता है कि विद ओनली बायस टर्म, विद ओनली बायस टर्म, ठीक है, हमारा जो लीनियर रिग्रेशन मॉडल है उसमें सिर्फ बायस टर्म है, ओनली बायस टर्म है। आप खुद दिमाग लगाइए दोस्तों और मुझे बताइए, सॉल्व फॉर ऑप्टिमम वाई स्टार या वाई, कुछ भी, मैं डब्ल्यू लिख दिया सर, डब्ल्यू कर देता हूं या डब्ल्यू स्टार, जो भी है। ऑप्शन देता हूं, आप खुद सोचिए क्या करना है इसके अंदर। मैं लिखा है ओनली बायस टर्म, तो डब्ल्यू स्टार इज इक्वल टू, देखते हैं क्या ऑप्शन बनता है, लेट्स सी।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बनेगा ये। इस टाइप का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं, करिए सॉल्व। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करिए। यहां पर सिर्फ और सिर्फ 22 टर्म है, ओनली 22 टर्म इज देयर। बताइए क्या बनेगा मेरे बच्चों, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। 2 मिनट का समय है आपके पास, जल्दी करिए, आराम से करिए, पोल करिए। बाकी लोग भी ट्राई करिए बच्चों, मैं वेट कर रहा हूं आप सभी के आंसर का। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग सही आंसर कर देंगे। चलिए कोई बात नहीं, लेट्स डू इट। मेरे बच्चों आप लोग कर पाए होंगे, मुझे उम्मीद है। सी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही बताया भैया लोगों ने। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों में से काफी बच्चों ने किया होगा बड़े आराम से। लेट्स डू इट, सो लेट्स सॉल्व इट। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ 22 टर्म है, तो वाई को हम लोग क्या लिखेंगे, वाई हैट को बल्कि वाई नॉट, डब्ल्यू नॉट लिख देंगे बस, क्योंकि सिर्फ 22 टर्म है इसके अंदर। और बस हम यहाँ पर लॉस फंक्शन को लिखेंगे। और जैसे कि आपको पता है अब हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म है, सो टू मिनिमाइज, यहां पर हम डेल एल बाय डेल डब्ल्यू नॉट कर देंगे। यहाँ पे स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, क्योंकि हम लोग इनर का अंदर वाले टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, डब्ल्यू नॉट के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे तो। और यहाँ पर आ जाएगा आई इक्वल टू 1 to n वाई आई माइनस डब्ल्यू नॉट। इसको हम 0 पुट कर देंगे। बस आप बड़े आराम से सॉल्व कर लीजिए। माइनस साइन की तो वैसी कोई ज़रूरत है नहीं, बट ये समेशन आ जाएगा वाई आई का। और डब्ल्यू नॉट इज अ कॉन्स्टेंट, तो डब्ल्यू नॉट का जब हम आई इक्वल्स टू 1 से n तक समेशन करेंगे तो यहाँ पर n डब्ल्यू नॉट आ जाएगा। इसको हम 0 करेंगे और डब्ल्यू नॉट आ जाएगा हमारे पास समेशन ऑफ वाई आई डिवाइडेड बाय n। क्या ये ठीक है मेरे बच्चों? एक बार आप सब लोग देखिए, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कर पाएंगे। चलिए एक बार आप सब लोग देखें, क्या ये सब लोग कर पा रहे हैं? कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? चलिए, ग्रेट ग्रेट, परफेक्ट। अब ये वाला क्वेश्चन तो आप कर लेंगे मेरे ख्याल से। सो हमें x की वैल्यू दे रखे हैं, y की वैल्यू दे रखे हैं, आपको आराम से एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी आपको निकालना है, विच इज द पैरामीटराइज्ड बाय ए एंड बी यूजिंग द स्क्वायर्ड एरर एज अ लॉस फंक्शन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स वुड यूज टू मॉडल दिस फंक्शन। तो आई होप ये होमवर्क दिया जा सकता है मेरे बच्चों। आई होप आप लोगों को सारी चीजें आती हैं, बट आप मान के चलो गेट एग्जाम में इतना लेंदी कैलकुलेशन नहीं आएगा, क्योंकि आप देख रहे हो y की वैल्यू बहुत गंदी दे रखी है यहाँ पे। सो इट विल बी अ वेरी लेंदी टाइप ऑफ थिंग, क्योंकि आपको y का मीन निकालना है, कोवेरिएंस निकालना है। इट विल बी अ लिटिल बिट लेंदी। सो गेट के अंदर थोड़ा सिंपल क्वेश्चन आएगा। दे जस्ट वांट टू चेक कि आपका इन्फॉर्मेशन या नॉलेज क्या है।
दे डोंट वांट कि आप कैलकुलेशंस में कितने अच्छे हो, ये चेक वो नहीं करना चाहते, बट मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करिएगा। चलिए, आई होप यहां तक आप लोगों को चीजें क्लियर हैं बच्चों। तो लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं और अब कुछ और नई चीजों को देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो द फर्स्ट थिंग इज आर स्क्वायर, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। आर स्क्वायर इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। इसका फॉर्मूला आप थोड़ा ध्यान रखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आपको मिल सकता है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ये है रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर, जो हम ऑलरेडी जानते हैं। मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को पता है रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर क्या होता है। और यहां पर एक टर्म है दैट इज कॉल्ड टोटल सम ऑफ स्क्वायर। अब ये हमें समझना है, ठीक है। टोटल सम ऑफ स्क्वायर ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर तो हम सबको पता है कि सर रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर क्या होता है, दैट इज सिंपली समेशन ऑफ द एक्चुअल वैल्यू माइनस द हैट वैल्यूज और प्रेडिक्टेड वैल्यूज का सम। ठीक है, बस ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक डेटा है दोस्तों, और मुझे अपने नए डेटा पॉइंट के लिए y वैल्यू प्रेडिक्ट करना है, तो व्हाट कैन बी द सिंपलेस्ट आंसर। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई बच्चा है जो कोई क्लास नहीं करा, मतलब कॉलेज के अंदर उसने कोई क्लास नहीं करी मशीन लर्निंग की, लेकिन पेपर देने पहुंच गया। अब उसके पास कुछ डेटा था दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल यही वाला डेटा पकड़ लीजिए, यही वाला डेटा पकड़ लो। अब उसको कुछ नहीं पता कि क्या करना है। अब मैंने उसको एक नया x वैल्यू दिया, उसको y प्रेडिक्ट करना है। मैंने एक नया x दिया, उसको y प्रेडिक्ट करना है। तो y का सबसे वेग या सबसे सिंपलेस्ट प्रेडिक्शन क्या हो सकता है? एनीवन फ्रॉम द क्लास? y का सबसे वेग और सबसे सिंपलेस्ट अजम्पशन क्या हो सकता है? आई वॉन्ट मेनी स्टूडेंट्स टू आंसर। आप सोच के देखिए, भाई मेरे को कुछ नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर किसी 8th क्लास के बच्चे को ये डेटा दे दूं और बोलूं कि भाई नया x बताना देता हूं तो मुझे नया y बता दे, तो बोले सर ये सब तो मैंने नहीं पढ़ा है, बट मैं सिंपलेस्ट आंसर ये दे सकता हूं कि मैं y की एवरेज वैल्यू निकाल के आपको दे दूं कि जो भी डेटा मुझे दे रखा है ना, जो भी डेटा मुझे दे रखा है, तो उसके अंदर मुझे नहीं पता कि कैसे सॉल्व करना है, मुझे नहीं आता, लेकिन मुझे कुछ y की वैल्यूज दे रखी थी। तो अब मैं नए x को नए x के y का प्रेडिक्शन जो होगा, मैं सिंपली y का मीन वैल्यू कर दूंगा। तो जो नया x हमें दिया जाएगा उसके लिए मैं y को सिंपली y की मीन वैल्यू से प्रेडिक्ट कर दूंगा। किस किस को ये बात समझ में आई? जल्दी से बताइए। मतलब ये सिंपली सबसे, जीरो तो अलग आंसर हो जाएगा ना। जीरो तो मतलब ऐसी बात हो गई कि मतलब बच्चा बिल्कुल ही बॉर्डम है एक तरह से। लेकिन अगर हम थोड़ा सा दिमाग भी लगाएं कि यार सर बाकी सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ऐसा करता हूं कि मैं y की एवरेज वैल्यू निकाल के आपको दे देता हूं, ठीक है, ऐसा कुछ किया जा सकता है। सो दिस इज द वेग, या एक तरह से बोल सकते हैं सबसे सिंपलेस्ट सॉल्यूशन, सबसे सिंपलेस्ट आंसर हो सकता है। तो सोच के देखिए दोस्तों, टीएसएस वही है, टीएसएस वही है, मैं बताता हूं आपको। सो टीएसएस के अंदर जिसको हम टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स कहते हैं, तो टीएसएस टोटल सम ऑफ स्क्वायर, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स का मतलब क्या है दोस्तों? यहां पर हम क्या मानते हैं? सबसे वेग सॉल्यूशन मानते हैं। तो वी टेक द वेग सॉल्यूशन। वेग की जगह मैं सिंपलेस्ट वर्ड यूज करूंगा, दैट वुड बी बेटर। वी टेक द सिंपलेस्ट सॉल्यूशन, दैट इज y hat is always equals to y average। तो इसका मतलब हमने क्या किया? इसका मतलब टोटल सम ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा इस केस में? दैट विल बी समेशन ऑफ yi, मतलब एक्चुअल वैल्यू माइनस द प्रेडिक्टेड वैल्यू। और प्रेडिक्टेड वैल्यू सब केस में y एवरेज के बराबर है। प्रेडिक्टेड वैल्यू हर केस में y एवरेज के बराबर है। तो ये आ जाएगा हमारा टोटल सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना। मैं फिर से आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए डेटा में दे रखा है, मैंने सभी को -1 0 1 2 सभी x को मैंने प्रेडिक्ट किया कि भाई y एवरेज के बराबर है। तो यहां पर जो एरर निकल के आएगी, y एक्चुअल माइनस y एवरेज, 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 सबको स्क्वायर करके ऐड कर दिया। इसको मैं बोलता हूं टोटल सम ऑफ स्क्वायर। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं?
मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम यहां पर देखें तो RSS is actually the residual sum of square, या अगर मैं बोलूं it is residual sum of square, जो एक्चुअली हमारे किस पे सॉल्व किया जा रहा है दोस्तों, जो एक्चुअली हमारे, देखो मैं आपसे कहता हूं कि फॉर एग्जांपल मनीष भाई आए मेरे पास भागे भागे, उन्होंने बोला कि सर मैंने बेहतरीन मॉडल तैयार किया है, तो ठीक है, तो मैंने मनीष भाई के जो भी उनका प्रेडिक्टेड वैल्यूज थी और जो ट्रेनिंग डेटा की एक्चुअल वैल्यूज थी उनका सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पर स्क्वायर करके सम कर दिया, तो रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स निकाल लिया। तो एक तरह से मैंने रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स निकाला ऑफ माय मॉडल, जो मैंने मॉडल प्रिपेयर किया बड़ी मेहनत से मैंने प्रिपेयर किया ये मॉडल, तो उसको हम ये बोल रहे हैं दैट इज वाई आई माइनस वाई आई हैट होल स्क्वायर आई इक्वल टू 1 to n, ये मैं कह रहा हूं दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर। लेकिन फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं हूं, तो मेरे को कुछ नहीं आता, लेट्स से मुझे कुछ नहीं आता, मैंने क्या किया है, मैंने बिल्कुल वेग सा एक सिंपलेस्ट सा सॉल्यूशन बनाया, मैंने एक सिंपलेस्ट सा एक मॉडल बनाया, मैंने ज्यादा मेहनत नहीं करी, मनीष भाई तो बहुत मेहनत करके आए, तो मैंने एक सिंपलेस्ट सा मॉडल बनाया कि भाई सिंपल जो y की वैल्यू है वो सिंपली y एवरेज है। तो अब मैंने अपने उसका एरर निकाला जिसको मैं TSS कह रहा हूं, दैट इज समेशन ऑफ yi माइनस y एवरेज होल स्क्वायर। अब देखिए, क्या अगर हम फॉर एग्जांपल मनीष भाई के मॉडल को देखें तो उनका जो एरर का स्क्वायर का सम आ रहा है वो ये है, और जो मेरा सिंपलेस्ट सा मॉडल है उसके एरर के स्क्वायर का सम ये है। आपको क्या लगता है कौन सा बड़ा होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक कौन सा बड़ा होना चाहिए? अगर मैं आपसे पूछूं, ये मनीष भाई ने बड़ी मेहनत करके मनीष भाई की प्रेडिक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के सम के डिफरेंस के स्क्वायर का सम किया, और यहां पर हमने वाई आई और बिल्कुल सिंपल सा अजम्पशन कर दिया कि जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है वाई एवरेज है। तो आपको लगता है कौन सा बड़ा होना चाहिए? मैं चाहता हूं सब लोग देखें, तो आप बोलोगे सर TSS बड़ा होना चाहिए, और एक्चुअली में क्योंकि बहुत मेहनत से बहुत दिमाग लगा के मॉडल बनाया है मनीष भाई ने, तो एक्चुअली में बहुत छोटा होना चाहिए एक्चुअली में। तो अगर हम देखें दोस्तों, आर स्क्वायर जिसको हम कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कहते हैं इज इक्वल टू 1 माइनस RSS अपॉन TSS। अब सोच के देखिए दोस्तों कि आइडियली हमारा RSS क्या होना चाहिए, अगर हम आइडियल सिचुएशन की बात करें, बिल्कुल आइडियल सिचुएशन, अगर आइडियल सिचुएशन की बात करें तो RSS क्या होना चाहिए हमारा, बिल्कुल आइडियल सिचुएशन की बात करें तो आइडियली तो हम ये चाहेंगे कि RSS 0 होना चाहिए। आइडियली हमारा मॉडल बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए, आइडियली हमारा मॉडल ऐसा होना चाहिए कि एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू बराबर हो। सो आइडियली फॉर अ वेरी गुड मॉडल, हमारा RSS 0 होना चाहिए। तो ये बेस्ट मॉडल है, सबसे बेस्ट मॉडल यही है कि RSS हमारा 0 हो जाए, कि भाई हमारा प्रेडिक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के बीच में गैप ही नहीं है, सब 0 हो गया। तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों उस केस में? कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या हो जाएगा उस केस में? 1 हो जाएगा। तो याद रखिएगा, आर स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन फॉर द बेस्ट मॉडल इज इक्वल टू 1, फॉर द बेस्ट मॉडल इज इक्वल टू 1, ठीक है। लेकिन आप सोच के देखिए, ऑब्वियसली अगर हमारा RSS बढ़ता जाएगा तो हमारा मॉडल खराब होता जाएगा। अब सोच के देखिए कि मनीष भाई ने इतनी मेहनत करके मॉडल बनाया, और मैंने तो जाके तुक्का मार दिया कि भाई y इक्वल्स टू वाई एवरेज। तो अगर मान लीजिए दोनों की एरर सेम हो गई, तो आप बोलोगे यार मनीष भाई तुम्हारी मेहनत तो बेकार चली गई, इतनी मेहनत करके क्या फायदा, जब बिल्कुल सिंपलेस्ट सा मॉडल तुम्हारे मेहनत किए हुए मॉडल से बढ़िया काम कर रहा है, उसमें एरर
बराबर आ रही है तो इन दैट केस बिल्कुल बेकार मॉडल हो जाएगा, ये वाला बिना किसी काम का मॉडल हो जाएगा, क्योंकि ये मॉडल बिल्कुल सिंपलेस्ट मॉडल के जैसा हो जाएगा। तो इस केस में अगर मैं आपसे कहूं तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? आर स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन विल बिकम 0 इफ, ये ऐसा कर देते हैं, इफ आर एस एस रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर जो हमने मॉडल का निकाला और वो टोटल सम ऑफ स्क्वायर के बराबर है, देन आवर मॉडल इज बेकार। क्योंकि सिंपलेस्ट मॉडल हमारे मॉडल के जैसा परफॉर्म कर रहा है, बिकॉज here the simplest model perform similar to our model या similar to our model। तो इसका मतलब हमारा मॉडल बिल्कुल बेकार हो गया, किसी काम का ही नहीं रहा। तो आप चाहो अगर आर स्क्वायर की वैल्यू 0 है, इसका मतलब बिल्कुल बेकार मॉडल है। अब एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या अगर हम बात करें क्या आर स्क्वायर जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है विच इज एक्चुअली डिटरमाइनिंग, बताता हूं ये क्या डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहा है, ये एक्चुअली मैं बताता हूं, अभी पहले 1 मिनट का समय दीजिए। अगर मैं बात करूं तो क्या ये नेगेटिव भी हो सकता है? सोच के देखिए, पहले बताता हूं ये होता क्या है, मतलब इससे हमें क्या मिल रहा है। अभी बताता हूं, हम रेशो निकाल के भी काम कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर हम देखें तो हम रेशो निकाल के भी काम कर सकते थे कि हम सिर्फ आर एस एस अपॉन टी एस एस का रेशो निकाल लें, उससे भी हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि उससे भी हमें नॉलेज मिल जाएगी। बट ये हम कर क्यों रहे हैं? वाई वी आर एक्चुअली डिवाइडिंग दिस, आर एस एस अपॉन टी एस एस करने से हमें मिल क्या रहा है? तो विल टॉक अबाउट इट। 1 मिनट का समय दीजिए। पहले मुझे जल्दी से बताओ, क्या ये नेगेटिव हो सकता है? कैन दिस बिकम नेगेटिव? आर स्क्वायर कैन बिकम नेगेटिव? क्या आर स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है? हो सकता है। अगर हमारा आर एस एस ग्रेटर देन टी एस एस हो जाए, मतलब भाई साहब इतना घटिया मॉडल बनाया है कि वो एवरेज मॉडल से भी बेकार हो गया। तो एक तरह से मतलब आपने बहुत ही बेकार टाइप का मॉडल बनाना है, तो मतलब मेरे ख्याल से वो फिर आपने कुछ गड़बड़ कर दी है अपनी एनालिसिस में। तो जनरली वो कंडीशन आती नहीं है, तो हम आर स्क्वायर की जो रेंज लेते हैं वो 0 to 1 ही लेते हैं। बट अगर हम यहां पर इसको समझने की कोशिश करें फॉर्मूला के माध्यम से, तो फॉर्मूला के माध्यम से तो हम देख पाएंगे कि जो आर स्क्वायर होता है वो नेगेटिव हो सकता है। वो कब हो सकता है? कैन बिकम नेगेटिव हो सकता है अगर आपने मेहनत करके इतना बेकार मॉडल बनाया है कि वो एवरेज मॉडल से भी बेकार है। मतलब आपने मेहनत करके उल्टा काम कर दिया है, उल्टा कुछ कर दिया है, कुछ गड़बड़ कर दी है, कुछ गलती हो गई है, कोई मिस्टेक हो गई है। तो इफ हमारा आर एस एस इज ग्रेटर देन टी एस एस, मतलब मॉडल इज परफॉर्मिंग पुअर विद रिस्पेक्ट टू द सिंपल मॉडल ऑफ y एक्सपेक्टेड इज इक्वल टू या y प्रेडिक्टेड इज इक्वल टू y एवरेज। तो आप बोलोगे यार हमारा मॉडल, हमने कुछ गड़बड़ कर दिया। दिस शोज दैट, दिस मीन्स मॉडल इज मच पुअरर या मॉडल परफॉर्म्स मच पुअर विद रिस्पेक्ट टू द एवरेज मॉडल। अब ऐसा मॉडल कभी बनाते नहीं है या ऐसा कभी होता नहीं है, ये तभी होता है जब हमने कुछ गड़बड़ करी हो। तो जनरली दिस कंडीशन नेवर अकर्स। ऐसा हम दिस कंडीशन नेवर अकर्स। तो जनरली हम ये मान के चलते हैं कि आर स्क्वायर जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है वो 0 to 1 ही रेंज करता है जनरली। ठीक है, वैसे नेगेटिव जा सकता है अगर हम फॉर्मूले को देखें तो, बट एक्चुअली हम इतना गंदा मॉडल बनाते नहीं है कि वो एवरेज वाले को भी आउट परफॉर्म करे। तो
रेंज ऑफ आर स्क्वायर इज एक्चुअली 0 to 1, जनरली हम यही मानते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि सर ये एक्चुअली क्या शो करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, वैसे इसका काम हम रेशो से भी कर सकते हैं, आर एस एस अपॉन टी एस एस से भी रेशो हो जाएगा, बट हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 1 से। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये हमें क्या शो कर रहा है। चलिए मैं यहाँ पे पहले तो फॉर्मूलाज देख लेते हैं। ये फॉर्मूला तो बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एक्चुअली क्या डिटरमाइन कर रहा है अभी देखते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्लियर है, 1 माइनस आर एस एस अपॉन टी एस एस। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें दोस्तों, तो आर एस एस मतलब रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स का फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, दैट इज द एक्चुअल वैल्यू माइनस द प्रेडिक्टेड वैल्यू का स्क्वायर का सम, सिंपल सी बात है। और टी एस एस इज एक्चुअली जो हमने बिल्कुल बेसिक सा मॉडल बनाया होगा, दैट इज द एक्चुअल वैल्यू माइनस द एवरेज वैल्यू का स्क्वायर का सम। अब यहां पे अगर हम देखें दोस्तों, तो ये क्या शो कर रहा है, व्हाट डज आर स्क्वायर डिटरमाइन, क्या शो करता है ये। एनीवन बच्चों, वैसे आप लोगों ने कुछ कुछ सोचा होगा, कुछ कुछ देखा गया, आप लोगों ने कुछ कुछ देखने की कोशिश करी है। एक मिनट दीजिए, मैं जरा लैपटॉप का चार्जर लगा दूं, नहीं तो मुझे आपकी चैट नहीं दिखाई देगी। बताइए, कुछ कुछ तो सोचा होगा आप लोगों ने अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे। एनीवन, एनी आइडिया, प्लीज हेल्प, एनी कमेंट्स, कुछ कमेंट करिए, कुछ बताइए। चलिए बताइए, परफॉर्मेंस, गुडनेस। देखिए, अगर हम यहां पर समझे, एफिशिएंसी वर्ड जनरली हम यूज नहीं करते मशीन लर्निंग के अंदर। ठीक है, चलिए, तो यहां पे अगर आप देखें दोस्तों, हमें पता है कि आर स्क्वायर की वैल्यू 0 to 1 हम रेंज करा रहे हैं। ठीक है, अगर आर स्क्वायर की वैल्यू 1 है, आर स्क्वायर की वैल्यू अगर 1 है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया हमारा आर एस एस 0 है। आर एस एस 0 का मतलब ये हो गया कि हमारा जो मॉडल है वो बहुत बढ़िया तरीके से फिट हो गया है डेटा के ऊपर। हमारा जो मॉडल है, हमारा जो फंक्शन है, जो हमने प्रेडिक्ट किया है, वो हमारे डेटा के ऊपर आराम से अच्छे से फिट हो गया है, क्योंकि इस केस में प्रेडिक्टेड और एक्चुअल वैल्यू बराबर हो गई हैं, जिस केस में ऐसा हो गया है। तो यहां पर हम कह सकते हैं दोस्तों, द मॉडल फिट्स द डेटा कंप्लीटली। और अगर हम आर स्क्वायर इक्वल टू 0 कर दें, आर स्क्वायर इक्वल टू 0 कर दें, इसका मतलब क्या हो गया है कि हमारा जो आर एस एस है वो टी एस एस के बराबर हो गया है। तो यहां पर आप सोचिए दोस्तों, क्या हमारा डेटा मॉडल, क्या हमारा मॉडल डेटा के पैटर्न को समझ पाया है? क्या हमारा मॉडल डेटा को समझ पा रहा है कि नहीं? इस केस में आप देखिए, हमारा मॉडल नॉर्मल सिंपल मॉडल के जैसा परफॉर्म कर रहा है। तो क्या हमारा मॉडल किसी भी तरह से डेटा के पैटर्न को समझ पाया है यहां पर? बताइए। तो यहां पर हम देखेंगे दोस्तों, यहां पर हम देखेंगे कि इट एक्चुअली शोज, यहां पर हम देखेंगे इस पर्टिकुलर केस में हम बोलेंगे हमारा मॉडल एक सिंपलेस्ट मॉडल की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब हमारा मॉडल एक्चुअली डेटा के पैटर्न को नहीं समझ पाया है, या जो फंक्शन हमने बनाया है, जो स्ट्रेट लाइन हमने प्रेडिक्ट करी है, वो स्ट्रेट लाइन डेटा को कहीं से भी रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, या जो स्ट्रेट लाइन फंक्शन हमने क्रिएट किया है वो डेटा को नहीं समझ पा रही है, ऐसा हम बोल सकते हैं। सो हियर द मॉडल इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड the pattern of the data ठीक है। तो अगर हम देखें तो आर स्क्वायर की वैल्यू एक्चुअली हमें क्या शो करती है? हमें शो करती है, एक वर्ड यूज किया जाता है दोस्तों, गुडनेस ऑफ फिटिंग। एक वर्ड यूज किया जाता है, आर स्क्वायर एक्चुअली शोज
द गुडनेस ऑफ फिट ऑफ द मॉडल ऑन द डेटा, ठीक है, ऑन द डेटा किस तरह, और यहां पर हम बहुत कुछ लिख सकते हैं. वी कैन से दैट आर स्क्वायर ऑल्सो हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग also help in determining that, यहां से देखिएगा ये वर्ड में लिखने वाला हूं. आई होप ये बात सबको समझ में आई, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है. नहीं अभी ये बात आप मत देखिए कि आर स्क्वायर इक्वल टू 1 इज द बेस्ट मॉडल. नहीं ऐसी बात नहीं है, ये हम बाद में देखेंगे. विल सी कि आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बेस्ट मॉडल है कि नहीं. आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0 तो ऑब्वियसली बेकार मॉडल है, लेकिन क्या आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इज द बेस्ट मॉडल, ये पता नहीं है, ठीक है. ऐसा हम कुछ नहीं कह सकते, हमें नहीं पता. चलिए चलो इसमें भी अभी 2 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा. इज दिस द बेस्ट मॉडल, अभी क्वेश्चन देख लेते हैं. इज दिस द बेस्ट, देखिए अच्छा यहां पे एक बात और मैं लिख रहा था. ऑल्सो हेल्प्स टू डिटरमाइन इन डिटरमाइनिंग दैट हाउ मच आवर मॉडल is able to understand the pattern of the data. हमारे डेटा के कितने पैटर्न को या कितना अच्छे से वो समझ पा रहा है, वही मैं आपको बता रहा हूं. शोज द गुडनेस ऑफ फिट ऑफ द मॉडल ऑन द डेटा, या फिर आप ये कह सकते हो कि हमारा जो मॉडल है वो डेटा को किस हद तक समझ पाया है, वो हमें आर स्क्वायर बताता है. हमारा मॉडल हमारे डेटा को किस हद तक समझ पाया है, कितना समझ पाया है, वो हमारा आर स्क्वायर बताता है, ठीक है. चलिए एक बार देख लीजिए दोनों स्टेटमेंट्स, ठीक है. एक ही बात है वैसे, दोनों एक ही बात है, मैंने लिखने का तरीका थोड़ा अलग कर दिया. वैसे बात वही है, गुडनेस ऑफ फिट ऑफ द मॉडल ऑन द डेटा, या फिर हाउ मच आवर मॉडल इज एबल टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द डेटा, एक ही बात. चलिए अब बस यहां पर एक छोटी सी बात 2 मिनट का चर्चा कर लेते हैं कि क्या आर स्क्वायर इक्वल टू 1 एक्चुअली बेस्ट मॉडल होगा. सोच के देखिए, इज दिस द बेस्ट मॉडल, कोई बता सकता है यस या नो. इज दिस द बेस्ट मॉडल, ऑब्वियस सी बात है. लेकिन आर स्क्वायर इक्वल टू 1, इज दिस द बेस्ट मॉडल, लेट्स सी. देखिए एक बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल से जो हम लोगों ने पहले भी देखा था वो समझने की कोशिश करते हैं. मान लीजिए इस तरह से कोई डेटा है, तो ये तो किसी में भी चलेगा ना, लीनियर में भी और उसमें भी. तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आयुष भाई को बोला कि मॉडल बनाना है, तो आयुष भाई ने क्या किया, सर ऐसा मॉडल बना दिया इस तरह से, ट्रेनिंग डेटा है हमारा. तो उन्होंने एक कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन बना दी, इस तरह से एक मॉडल बना दिया. ये आयुष भाई का मॉडल है, आप देख सकते हो प्रेडिक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू बराबर है. प्रेडिक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू बराबर है, ये आयुष भाई का मॉडल है. और आप देख सकते हो यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू बराबर है. और ऑब्वियसली यहाँ पे आर एस एस 0 हो जाएगा, रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर 0 हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा. इसको बोलते हैं ओवर फिटिंग. ये हम लोगों ने पहले भी शायद चर्चा करी थी. इसको ओवर फिटिंग बोलते हैं क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर हम डेटा को याद करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पैटर्न को नहीं समझ रहे हैं. लेकिन अगर हम थोड़ा सा देखें, यहाँ पर हम अज्यूम करें कि यहाँ पे थोड़ी बहुत नॉइज है, तो वी कैन से दैट एक्चुअली इसका जो पैटर्न है वो इस तरह से कुछ है. एक्चुअली इसका जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह से. तो अगर हम ऐसा मॉडल बनाए, लेट्स से फॉर एग्जांपल अली भाई को मैंने बोला कि अली भाई ऐसा मॉडल बना के लाए, तो अली भाई ने ऐसा मॉडल बनाया, लेट्स से, तो अली भाई ने ऐसा मॉडल बनाया. तो ये आप देखोगे यहाँ पे एरर आ रही है, क्योंकि वी कैन सी दैट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट हमारा एक्चुअल वैल्यू ये था लेकिन प्रेडिक्टेड ये है, ठीक है. एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट एक्चुअल वैल्यू नीचे वाला है, प्रेडिक्टेड ऊपर वाला है. एट दिस पॉइंट एक्चुअल वैल्यू नीचे वाला, प्रेडिक्टेड ऊपर वाला. यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू ऊपर वाला, प्रेडिक्टेड नीचे वाला, एंड सो ऑन. तो यहाँ पे एरर तो आ रही है, आप देखो हर जगह एरर है, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स में एरर है. लेकिन
यहां पर ये एक तरह से पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहा है। यहां पे आर स्क्वायर 1 नहीं होगा क्योंकि यहां पर एरर है। यहां पे आर स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 1 बिकॉज जो रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर है वो 0 नहीं होगा। बट ऑब्वियसली दिस इज द बेस्ट मॉडल, और ये बेस्ट मॉडल नहीं है। तो आप कह सकते हो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 मतलब इट एक्चुअली लीड्स टू ओवर फिटिंग। ओवर फिटिंग, मैंने आपको ये बात बताई थी, नॉइज इन द डेटा इज गिवन इंपॉर्टेंस। नॉइज इन द डेटा को हम इंपॉर्टेंस देते हैं दोस्तों, और बस ये सारी चीजें हम लोगों ने बड़े आराम से चीजों को समझने की कोशिश करी। बट हमें क्या चाहिए? सो आर स्क्वायर इक्वल टू 1 इज नॉट गुड, बट आर स्क्वायर आप कह सकते हो कि लेट्स से 0.8 to 0.9 इज अ गुड नंबर। जहां पे ओवर फिटिंग भी नहीं होगी और जनरलाइजेशन हम करने की कोशिश करेंगे। आई होप आप लोगों को याद होगा कि ओवर फिटिंग में कॉम्प्लेक्स मॉडल आएगा, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करती है, ओवर फिटिंग हो जाती है, रोट लर्निंग हो जाती है, ठीक है ना। चलिए, आई होप यहां तक आप लोगों को बातें क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। एक बार चेक करिए, क्या यहां तक मेरे सभी प्यारे बच्चों को बातें क्लियर हैं? चलिए चले आगे। परफेक्ट, लेट्स मूव ऑन। यहां तक हम सभी लोगों ने कर लिया चीजों को। यहां पर कुछ कुछ बातें लिखी हुई हैं दोस्तों, जो मैंने आप लोगों को बातें बताने की कोशिश करी है, जो मैंने आपको बातें बताई हैं उसी को मैंने यहाँ पे वर्ड्स में लिखा हुआ है। ठीक है, लेट्स सी क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी डू आफ्टर मेकिंग एनी मॉडल इज इवैल्यूएटिंग द मॉडल। ठीक है, द आर स्क्वायर इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर दैट रिप्रेजेंट्स द गुडनेस ऑफ फिट ऑफ द रिग्रेशन मॉडल। ये बात मैंने आपको बता दी है दोस्तों, बट फिर भी यहाँ पे मैं मार्किंग कर देता हूँ। ठीक है, इट एक्चुअली रिप्रेजेंट द गुडनेस ऑफ फिट। The value of r square lies between 0 to 1. ठीक है, where we get the r square is equals to 1, ये हम लोगों ने देख लिया। मॉडल परफेक्टली फिट्स द डेटा, यहाँ पर ओवर फिटिंग हो जाती है, एंड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द प्रेडिक्टेड वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू। क्योंकि आपको पता है कि r स्क्वायर इक्वल टू 1 का 0 का मतलब है, सॉरी, r स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का मतलब है हमारा जो रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर है वो 0 हो जाएगा, और हमारा ये एक तरह से ओवर फिटिंग केस बन जाएगा। ठीक है ना, हम लोगों ने ये बात चर्चा कर ली है, तो आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये चर्चा हमने कर ली है। ओवर फिटिंग हो जाएगी, और अगर हमें आर स्क्वायर की वैल्यू 0 मिलती है तो मॉडल डज नॉट प्रेडिक्ट एनी वेरिएबिलिटी इन द डेटा, या ये कह सकते हैं कि मॉडल हमारे डेटा को नहीं समझ पाया या उसके पैटर्न को नहीं समझ पाया, ऐसा आप कह सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो डन। Model do not understand the data. Understand the data pattern. ठीक है ना, चलिए, कल नहीं है क्लास, परसों होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब यहां पे अगर हम देखें दोस्तों, तो ये भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बट हम लोग ये कर चुके हैं, राइट, ऑलरेडी वी हैव सीन दिस। आर स्क्वायर is a statistical measure in a regression model that determines the portion of variance in the dependent variable that can be explained by the independent variable। ये लाइन थोड़ी सी अलग लग रही है, कोई इसका मतलब बता सकता है? वैसे हम ये देख चुके हैं, सोच के देखिए। इट एक्चुअली डिटरमाइंस द पोर्शन ऑफ, सोच के देखिएगा, पोर्शन ऑफ वेरिएंस इन द डिपेंडेंट वेरिएबल दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सबसे पहले मुझे बताइए कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या चक्कर है, बताइए। एनीवन इन द क्लास मुझे बताइए, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? थोड़ा सा हिंट दीजिए मुझे, बताइए। एनीवन इन द क्लास, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है दोस्तों? आर स्क्वायर नेगेटिव भी हो सकता है मेरे भाई, आर स्क्वायर कैन बी नेगेटिव, बट जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग अगर मान लीजिए आरएसएस की वैल्यू को बड़ा कर रहे हैं
TSS से, तो इसका मतलब हमने मॉडल में कुछ गड़बड़ करी है, हमारी एनालिसिस में कुछ गड़बड़ है। मतलब ऐसी सिचुएशन जनरली नहीं आती, मैथमेटिकली आ सकती है। यू कैन सी कि आर स्क्वायर RSS कैन बी ग्रेटर देन TSS, सो आर स्क्वायर कैन बी नेगेटिव, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट इन जनरल अगर हम थ्योरेटिकली बात करें, मैथमेटिकली पॉसिबल है, बट मशीन लर्निंग के अंदर हम ऐसा मॉडल कभी बनाएंगे ही नहीं जो एवरेज से भी बेकार परफॉर्म करे। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, तो इन द डेटा वी हैव x एंड y। तो आप सभी को पता है कि मशीन लर्निंग के अंदर हम क्या करते हैं, इन मशीन लर्निंग वी फाइंड अ फंक्शन, वी फाइंड अ फंक्शन y that relate, या we find a function that relate y with x। मतलब आपको पता है कि y इज इक्वल टू, हम ऐसा कुछ लिखते थे, बीटा नॉट प्लस बीटा वन फर्स्ट डायमेंशन, सेकेंड डायमेंशन एंड सो ऑन। ठीक है ना। अब यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहां पे अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड ये जो x हैं दोस्तों हमारे, ये जो x है हमारे, ये वाले जितने भी हैं, इनको हम बोलते हैं, ये हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर हम किसको यूज करके, मैंने आपको लिखवा दिया है रोहन भैया, अगर आप यहां पर देखेंगे तो आप ऑलरेडी मेरे टेक्स्ट में भी देख सकते हैं, पीछे भी देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो मैंने यहां पर दोनों चीजें आपको लिखवा दी हैं। आर स्क्वायर की रेंज 0 to 1 होती है। ठीक है, मैथमेटिकली आप देख सकते हो कि वो नेगेटिव जाएगा, बट कभी भी हम ऐसा मॉडल नहीं बनाएंगे जो आउट परफॉर्म करे, सॉरी, जो हमारे एवरेज से भी ज्यादा बेकार परफॉर्म करे। ऐसे मॉडल्स का हम क्या ही करेंगे, तो इसलिए आर स्क्वायर की वैल्यू हम 0 to 1 ही रखते हैं। ये बात यहां पर भी लिखी थी मैंने, और बिल्कुल सिमिलर बात यहां पर भी आपको लिखी गई है। द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर लाइज बिटवीन 0 to 1। तो अगर पेपर में आपसे पूछा जाए तो आपको यही आंसर करना है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से डिपेंडेंट वेरिएबल प्रेडिक्ट करना चाहते हैं। तो यूजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, we try to predict the dependent variable। अब ये बताइए कि अगर आर स्क्वायर 1 है या आर स्क्वायर 1 के करीब है, इफ आर स्क्वायर इज क्लोज टू 1, then predictions are correct, या then predictions, या फिर हम ये कह सकते हैं then the independent variables are able to, या ये कह सकते हैं the function created by the independent variables is able to predict the dependent variable। ठीक है ना। चलिए एक बार देखिए क्या ये स्टेटमेंट सही लग रहा है कि नहीं, एक बार देखिए क्या ये स्टेटमेंट सही लग रहा है कि नहीं।
और बिल्कुल यही चीज वहां पर लिखी गई बट थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में। तो आप देख सकते हो आर स्क्वायर में क्या बता रहे हैं, डिटरमाइंस द पोर्शन ऑफ द वेरिएंस इन द डिपेंडेंट वेरिएबल दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब कितने अच्छे से ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का फंक्शन हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल y को प्रेडिक्ट कर पा रहा है। मतलब कितने अच्छे से हमारा जो x है वो हमारे y को प्रेडिक्ट कर पा रहा है, ये हमारा आर स्क्वायर बताता है। क्या ये स्टेटमेंट सबको समझ में आया? एक बार जल्दी से देखिए, क्या ये सबको समझ में आया कि नहीं? जल्दी से बताइए। कितने अच्छे से हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन जो कि हम ये देख रहे हैं हमारे y को प्रेडिक्ट कर पा रहा है, यही वो बता रहा है। ठीक है ना? चलिए अब यहां पे वर्ड आता है एक वेरिएंस का। वेरिएंस का मतलब आपको समझ में आ रहा है ना? वेरिएंस का मतलब कि डिटरमाइन द पोर्शन ऑफ द वेरिएंस इन द डिपेंडेंट वेरिएबल दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएंस का मतलब वर्ड आपको समझ में आ रहा है बच्चों? एक बार देखिए, वेरिएंस का मतलब यह है कि वेरिएशन। वेरिएंस का मतलब अगर हम सिंपल भाषा में देखें, वेरिएंस मतलब वेरिएशन। तो कितने अच्छे से हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का फंक्शन y को प्रेडिक्ट कर रहा है, या y के वेरिएशन को समझ पा रहा है, या y के पैटर्न को समझ पा रहा है, ऐसा भी आप कह सकते हो। ठीक है, फिर से देखिए, फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल y को या y के पैटर्न को, y के वेरिएशन को समझ पा रहा है या नहीं, ये हमारा आर स्क्वायर बताता है। क्या ये सबको समझ में आया? आप कुछ भी कह सकते हैं, वेरिएशन, वेरिएंस, स्प्रेड और चेंजेस, कुछ भी कह सकते हैं, पैटर्न, कुछ भी आप वर्ड यूज कर सकते हैं। एक बार देखिए, सो आर स्क्वायर डिटरमाइन how well the function of independent variable predict the pattern, या अंडरस्टैंड, प्रेडिक्ट की जगह अंडरस्टैंड कर देता हूं। क्या आपको समझ में आ रहा है स्टेटमेंट्स मेरे बच्चों? अंडरस्टैंड द वेरिएशन, वेरिएंस, पैटर्न, ठीक है ना? एक बार सब लोग देखिए, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, भट्टाचार्य भैया आपका स्टेटमेंट भी ठीक था, उसमें कोई गलती नहीं है, एक ही बात। चलिए, क्या ये सबको समझ में आ गया दोस्तों? आर यू एबल टू डू दिस? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस होल पॉइंट? अब इसी चीज के ऊपर मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखवाना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा। तो वी कैन से दैट if r square equals to 1, then our model understands 100% of the pattern of the data। क्या स्टेटमेंट ठीक है दोस्तों? आर स्क्वायर अगर 1 है तो हमारा जो मॉडल है वो हमारे डेटा के पैटर्न को 100% पूरी तरह से समझ पा रहा है। अगर आर स्क्वायर 0 है, देन आवर मॉडल डू नॉट अंडरस्टैंड आवर द पैटर्न, या फिर ऐसा कह सकते हैं अंडरस्टैंड 0% ऑफ द पैटर्न। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कुछ? मैं यहां पर अगला स्टेप क्या लिखने वाला हूं? एनीवन? ये दोनों बातें एक बार जल्दी से बताइए, क्या ये समझ में आया कि नहीं? क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? परफेक्ट। एंड फाइनली आपको लग रहा है कि अगर ऐसा कुछ लिखा जाए तो कुछ बन पा रहा है, मतलब कोई बात आप समझ पा रहे हैं। अगर आर स्क्वायर की वैल्यू 0.64 है तो हमारा मॉडल
डेटा के कितने पैटर्न को समझ पा रहा है? एनीवन? अगर आर स्क्वायर हमारा 0.64 है तो हमारा जो मॉडल है वो हमारे डेटा के कितने पैटर्न को समझ पा रहा है, कितने परसेंट पैटर्न को समझ पा रहा है? आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है, राइट? सो मॉडल अंडरस्टैंड 64% of the pattern of the data. ठीक है, ऐसा कुछ कहानी एक बार देखिए। अगर 1 है तो 100%, 0 है तो 0%, एंड सो ऑन वी कैन लाइक अप्रोक्सीमेट इट लाइक दिस। ठीक है, इस टाइप का कोई सवाल आर स्क्वायर कैन बी अ गुड क्वेश्चन, जो उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल बन सकता है या अंडरस्टैंडिंग बेस्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना? चलिए, अब मेरे ख्याल से एक क्लास और बचेगा। ठीक है ना? देखिए, आर स्क्वायर अगर 0 है, 0 का मतलब क्या हो गया? 0 का मतलब ये हो गया कि हमारा जो रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर है, मतलब जो हमारा मॉडल है, उसने कुछ प्रेडिक्शन नहीं करी है, उसने सिंपल से एक टास्क कर दिया है कि y प्रेडिक्टेड इज इक्वल टू y एवरेज, बस खत्म। अब सोच के देखिए, क्या अगर हम यहां पर देखें, जैसे फॉर एग्जांपल ये मॉडल है मेरे पास, और अगर मैं सिंपलेस्ट मॉडल की बात करूं, सिंपलेस्ट मॉडल इज वी आर जस्ट प्रेडिक्टिंग। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन था, पीछे एक क्वेश्चन था, आई एम गोइंग टू दैट, ये क्वेश्चन है, तो आई एम सिंपली प्रेडिक्टिंग कि भाई y इज इक्वल टू y एवरेज कर दे, खत्म कर दे। तो मुझे बताइए, जो हम y प्रेडिक्ट कर रहे हैं, क्या वो किसी भी तरह से x पे डिपेंड हो रहा है? नहीं, हमने तो डायरेक्टली लिख दिया कि y एवरेज इज इक्वल टू, सॉरी, y हैट इज इक्वल टू y एवरेज, दैट्स इट, खत्म कर दिया हमने ये बात। अब ऐसा करने से आपने अपने डेटा के पैटर्न को तो कुछ समझा ही नहीं ना, आपने तो डायरेक्टली लिख दिया कि y एवरेज इज इक्वल टू y हैट इज इक्वल टू y एवरेज। अब मान लीजिए आपका मॉडल, ये हम लोगों ने तब करते हैं सिंपलेस्ट मॉडल के केस में जब TSS हम निकालते हैं, राइट? अब आपका मॉडल जिसका आर स्क्वायर 0 आ रहा है, इसका मतलब जो रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स है वो TSS के बराबर है। इसका मतलब आपका मॉडल और ये जो हम सिंपल मॉडल बना रहे हैं वो सिमिलर परफॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब ना तो ये हमारे डेटा के पैटर्न को समझता है, क्योंकि यहाँ पर हम प्रेडिक्टेड वैल्यू डायरेक्टली लिख रहे हैं, उसमें एक्स पे डिपेंडेंट ही नहीं डाल रहे, तो पैटर्न को तो समझने की कोई बात ही नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि हमारा मॉडल एकदम सिंपलेस्ट मॉडल के जैसा परफॉर्म कर रहा है, जिसने हमारे पैटर्न को समझा ही नहीं है। चलिए, आई होप ये बात आप सभी को समझ में आ गई है। एक बार आप सब लोग देखिए, इज इट करेक्ट और नॉट। तो जो लास्ट लाइन है वो यहीं पर लिखी हुई है, जो मैंने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करी है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस आर स्क्वायर वाली बात? एग्जैक्टली, बिल्कुल। लेकिन पैटर्न को समझ पा रहा है ना? मतलब आप समझो, देखो कार्तिकेय भैया, अगर आप देखो आर स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब बिल्कुल ही बैठ गया उसके ऊपर जाके, बिल्कुल बैठ गया है, मतलब डेटा को बिल्कुल पकड़ लिया है उसने। ठीक है, तो मतलब डेटा का एक्चुअली अगर हम देखें तो, जैसे अगर हम यहाँ पर आर स्क्वायर बिल्कुल इस ओवर फिटिंग, राइट, तो अगर हम देखें तो बिल्कुल डेटा के ऊपर जाके बैठ गया, जैसे हमने यहाँ पर कराया था। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर किसी बच्चे ने बनाया कि भाई पूरा डेटा को बिल्कुल फॉलो कर रहा है, बिल्कुल डेटा को फॉलो कर रहा है, आप देख रहे हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह से 100% डेटा को समझ पाया, बिल्कुल डेटा को पकड़ लिया है उसने, डेटा को। ठीक है, अब अगर हम बात करें, जैसे मैंने बताया था कि हमें 100% डेटा के वेरिएशन को नहीं समझना होता। देखिए, मैं रिपीट करता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं वहीं आगे जाके फिर से एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा डेटा है जो कि थोड़ा वेरिएशन हो रहा है इस तरह से, ये इस तरह से वेरिएशन है हमारे डेटा के अंदर। तो अगर हमने कोई ऐसा मॉडल बनाया, तो ये मॉडल आप बोलोगे सर दिस मॉडल एक्चुअली 100% हमारे डेटा के वेरिएशन को फॉलो कर रहा है। डेटा वेरिएशन इज फॉलोड, डेटा वेरिएशन बोल दो या वाई वेरिएशन बोल दो या कुछ भी बोल दो, डेटा वेरिएशन इज फॉलोड, पूरी तरह से फॉलो कर रहा है। और यहां पर आप बोलोगे यार आर एस एस रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर 0 है, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, ओवर फिटिंग हो चुकी है। ठीक है ना, ऐसा मॉडल हमें नहीं चाहिए। ये डेटा के वेरिएशन को 100% फॉलो कर रहा है, बिल्कुल पूरी तरह से फॉलो कर रहा है। ठीक है, यहां पे डेटा का वेरिएशन हमसे बच के कहीं नहीं जा रहा। ठीक, लेकिन
जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें जनरली ऐसा मॉडल चाहिए होता है जिसमें आर स्क्वायर 1 ना हो, लेकिन कुछ इस तरह से हो, इस तरह से हो, तो हमारा काम बन जाएगा। तो हमें आर स्क्वायर, यहाँ पर आप करोगे सर वेरिएशन को पूरी तरह फॉलो नहीं कर पा रहा है। आप देखो यहाँ पर वेरिएशन को पूरी तरह फॉलो नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे गैप्स हैं, यहाँ पर आप देखोगे गैप्स हैं, देयर आर सम गैप्स, सॉरी देयर आर सम गैप्स लाइक दिस। सम गैप्स, देयर आर सम गैप्स। तो डेटा के वेरिएशन को पूरी तरह फॉलो नहीं कर पा रहा है, लेकिन फिर भी दिस इज द बेस्ट थिंग, जहां पे आर स्क्वायर की वैल्यू करीब करीब 0.8 या 0.9 होगी। ठीक है, हमें डेटा के वेरिएशन को पूरा फॉलो नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान से सुनना, कि भाई हमारे पास पूरा 100% सिलेबस है, लेकिन एग्जाम के अंदर आपको पता है कि यार एग्जाम के अंदर सिर्फ ये, जैसे कॉलेज सेमेस्टर्स में क्या होता है, पूरा सिलेबस है हमारे पास, 100% सिलेबस है, लेकिन पता है कि एग्जाम के अंदर 100% सिलेबस में से तो आता नहीं है, वही 40-50% सिलेबस या 80% सिलेबस में से आता है। तो 20% अगर हम छोड़ भी दें तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बेस्ट तरीका, बेस्ट ऑप्टिमाइज्ड वे वही है कि अब 80% सिलेबस करके चले जाएं और अच्छे से करके चले जाएं, मार्क्स आ जाएंगे। तो ऐसी कुछ यहाँ पर है कि आपको डेटा को पूरी तरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उसके एक पैटर्न को अगर समझ जाओ तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए ओके। देखिए ऐसा तो होना नहीं चाहिए, इसका मतलब एवरेज नहीं, अगर हम डेटा अगर ऐसा है तो इसका मतलब डेटा कैसा हुआ, कांस्टेंट हो गया ना, मतलब डेटा में वेरिएशन ही नहीं है। अगर हमारी y की वैल्यू y एवरेज के बराबर है तो इसका मतलब y कांस्टेंट हो गया ना। अक्सर आप सोचो भी तो क्या पूछ रहे हो, ठीक है ना। नहीं, आप समझ ही नहीं रहे। आपका डेटा कैसा है, अगर आप देखोगे तो आपका डेटा, आप कह रहे हो कि डेटा में ही कांस्टेंट आ रहा है, डेटा सब जगह कांस्टेंट है, मतलब x = 1 डाल दो, 2 डाल दो, 3 डाल दो, कुछ भी डाल दो, आपका y हमेशा फिक्स आ रहा है, y हमेशा एक फिक्स वैल्यू आ रही है, लेट्स से 5 आ रही है सब जगह। तो ये तो ऑलरेडी मैटर, मशीन लर्निंग खुद समझ जाएगी ना, मशीन लर्निंग जो मॉडल आप बनाओगे वो खुद ही समझ जाएगा कि आपका y जो है वो x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, आपका y एक फिक्स वैल्यू के बराबर है, आपका y ऑलरेडी जो एक्चुअल वैल्यू है वो कांस्टेंट है, तो y ऑलरेडी x पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो मशीन लर्निंग मॉडल खुद समझ जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार आप सब लोग देखिए यहां तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं। चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर स्क्वायर की वैल्यू हमें ज्यादा चाहिए होती है, अगर हम ज्यादा रखेंगे तो बढ़िया है, वो गुडनेस ऑफ फिट शो करता है। और मैंने आपको बताया कि मैथमेटिकली आर स्क्वायर वैल्यू कैन बी नेगेटिव, तो वही चीज यहां पर लिखी हुई है। बट अगर कोई आपसे पूछे आर स्क्वायर का रेंज 0 to 1 ही हम लेते हैं, मैथमेटिकली इट कैन गो नेगेटिव, लेकिन वो ऐसे मॉडल्स होंगे जो बहुत बेकार परफॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है ना, चलिए चलिए, आई होप यहां तक आप सभी लोग कर पा रहे हैं। अब यहां पर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं, वैसे आप आंसर कर पाएंगे। गिवन अ सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल विद आर स्क्वायर वैल्यू 0.64, व्हाट परसेंटेज ऑफ वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्सप्लेन्ड बाय द प्रेडिक्टर वेरिएबल। याद रखिएगा, जो हमारे एक्स आईज होते हैं ना, उसको प्रेडिक्टर वेरिएबल भी कहते हैं। एक्स आईज, सॉरी, जो हमारे डायमेंशंस होते हैं इनको इंडिपेंडेंट वेरिएबल या प्रेडिक्टर वेरिएबल भी कहते हैं। दीज आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स या प्रेडिक्टर वेरिएबल्स, दोनों ही बोल सकते हैं, आपको बस नाम थोड़ा याद होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये बात हमने अभी करी थी 2 मिनट पहले, ये शायद मैंने खुद ही करा दिया था। तो आप बोल सकते हो 64% इज द आंसर। 64% ऑफ द वेरिएशन in the dependent variable is explained by the predictor variable, is explained by the predictor variable। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही है कि 0 पर 0%, 1 पर 100%, 0.64 पर 64%, गुड नंबर। अब यहां देखिए दोस्तों कि यहां पर हमें दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.81। हमसे कह रहा है कि टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स इज, जो TSS है हमारा वो 400 है। हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर या रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर पूछ रहा है, रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर पूछ रहा है। तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स इज TSS
सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर, SSE, जिसको हम रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स भी कह सकते हैं। तो बड़े आराम से आप देख सकते हो, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस RSS अपॉन TSS, कितना आ जाएगा ये एक बार चेक कर लीजिए। 36 और 76 आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से। सिंपल सी बात है, मुझे लगता नहीं किसी बच्चे को इसमें कोई परेशानी होगी मेरे बच्चों। चलिए, ग्रेट। अब यहां पे बस आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आप लोगों से पूछना चाहता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है, सोच के देखिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई मॉडल प्रिपेयर किया बच्चों, मैंने कोई एक फंक्शन प्रिपेयर किया, और फंक्शन प्रिपेयर करने के बाद मैं रेजिडुअल्स का एक प्लॉट बना रहा हूं। एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है प्लॉट ऑफ रेजिडुअल्स। वैसे क्वेश्चन है इसमें शायद आगे, बट मैं आपको बताता हूं कॉन्सेप्ट। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स करेंगे तो सिंपल सी बात है, रेजिडुअल क्या होगा? आप बोलोगे सर रेजिडुअल सिंपल है, हम यहां पे स्क्वायर नहीं कर रहे। रेजिडुअल इज सिंपली दिस, residual is simply this, that is the actual value minus the predicted value. एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू। अब सोच के देखिए बच्चों, अगर मैं रेजिडुअल का प्लॉट बनाऊं, रेजिडुअल का प्लॉट बनाऊं, और यहां पर मैं आई डाल रहा हूं, यहां पे आई मतलब 1 2 3 4, मतलब पहले पॉइंट पर एरर, दूसरे पॉइंट पर एरर, तीसरे पॉइंट पर एरर, चौथे पॉइंट पर एरर, तो ऐसा कुछ बना रहा हूं रेजिडुअल का प्लॉट। अगर मेरे रेजिडुअल का प्लॉट पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू, यहां पर भी पॉजिटिव आ रहा है, इधर ही पॉजिटिव आ रहा है, इधर भी रेजिडुअल पॉजिटिव आ रहा है, इधर भी पॉजिटिव आ रहा है, इधर भी ऐसे पॉजिटिव आ रहा है, सिर्फ पॉजिटिव ही रेजिडुअल आ रहे हैं मेरे, तो क्या ये मॉडल अच्छा होगा? व्हाट डू यू थिंक? तो यहाँ पर मैंने पॉइंट्स पर रेजिडुअल निकाला है, 1 2 3 4 5 6, इन सभी पॉइंट्स पर रेजिडुअल मैंने निकाला। ऐसे ही मैंने एक और प्लॉट बनाया रेजिडुअल का, तो यहां पर मुझे दिख रहा है कि यार यहां पर वैल्यू सारी नेगेटिव आ रही हैं, तो पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, डोंट वरी, मुझे पता है कि ये थोड़ा सा बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, मतलब एक बार नजर में आना है बस, और बड़े आराम से आप समझ जाएंगे। मान लीजिए रेजिडुअल यहां पर सब जगह नेगेटिव ही आ रहा है इस तरह से। अब सोच के देखिए विच इज अ बेटर थिंग, क्या दोनों में से कोई अच्छा है या दोनों ही खराब हैं? अब इसको समझने के लिए मैं आपको बस एक प्लॉट बना के दिखाता हूं। अब मुझे बताइए रेजिडुअल पॉजिटिव कब होगा? एनीवन बताइए, रेजिडुअल पॉजिटिव कब होगा? रेजिडुअल पॉजिटिव तब होगा जब एक्चुअल वैल्यू हमेशा प्रेडिक्टेड से बड़ी है। सही बात है ना? यहां पर आप कह सकते हो कि यहां पर हमारी एक्चुअल वैल्यू हमेशा प्रेडिक्टेड से बड़ी है, एक्चुअल वैल्यू हमेशा प्रेडिक्टेड से बड़ी है। और यहां पे अगर हम देखें दोस्तों, तो यहां पर आप देखोगे अगर रेजिडुअल का प्लॉट नेगेटिव आ रहा है, मतलब यहां पर आपने प्रेडिक्टेड वैल्यू हमेशा एक्चुअल से बड़ी ली है, हमेशा एक्चुअल से बड़ी ली है। ये बात समझ में आ रही है? एक बार देखिए, अगर आपके रेजिडुअल इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो मतलब रेजिडुअल पॉजिटिव मतलब एक्चुअल वैल्यू हमेशा बड़ी है प्रेडिक्टेड से। लेकिन अगर रेजिडुअल हमेशा नेगेटिव है, मतलब प्रेडिक्टेड बड़ी है और एक्चुअल छोटा है। ये बात समझ में आ रही है? अब यहां देखिए मेरे बच्चों, मैं यहां पे एक एग्जांपल आपको करा दूं। मान लीजिए हमारे पास कुछ डेटा पॉइंट्स हैं, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, बहुत ही ब्यूटीफुली आपको समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छा सा एक पॉइंट बताना चाहता हूं, ध्यान से देखिए। मान लीजिए कुछ डेटा पॉइंट्स हैं दोस्तों आपके पास, इस तरह से सोच के देखिए।
अगर आपने लाइन ऐसी बनाई, सोच के देखिए, आपने अगर लाइन ऐसी प्रेडिक्ट करी, जो आपका फंक्शन है, जो मॉडल है, आपने ऐसा प्रेडिक्ट किया, तो आपको, आप देखोगे कि सर हमेशा, आप देखोगे सर प्रेडिक्टेड वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एक्चुअल वैल्यू। प्रेडिक्टेड वैल्यू ये, एक्चुअल वैल्यू ये, प्रेडिक्टेड वैल्यू ये, एक्चुअल वैल्यू ये, प्रेडिक्टेड ये, एक्चुअल ये, प्रेडिक्टेड ये है, एक्चुअल ये। तो आप देख सकते हो यहां पर हमेशा इस केस में एक्चुअल वैल्यू बड़ी है और प्रेडिक्टेड वैल्यू छोटी आ रही है। क्या ये सही लाइन लग रही है आपको? सोच के देखिए, क्या ये लाइन आपको सही लग रही है, या आप अपने दिमाग से सोचिए। मैं चाहता हूं सब लोग आंसर करें, आकाश भाई, अली भैया, मैं चाहता हूं सभी लोग इसका आंसर करें। क्या लगता है आपको ये लाइन सही है? आपको ये लाइन सही लग रही है? नहीं। आप बहुत इंट्यूटिवली बता सकते हो कि सर ये लाइन बढ़िया नहीं है, ये लाइन। अब सोच के देखिए, क्या ये लाइन बढ़िया है मेरे बच्चों? ये वाली लाइन बढ़िया लग रही है आपको? सोच के देखिए, मैं ये लाइन ऐसे बना दूं, अगर कोई इस तरह से ऐसे बना दूं, तो यहां पर आप देखोगे सर इस पर्टिकुलर केस में ये हमारी एक्चुअल वैल्यू बट प्रेडिक्टेड वैल्यू बड़ी है, ये एक्चुअल वैल्यू है, 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 प्रेडिक्टेड वैल्यू बड़ी है, ये एक्चुअल है, प्रेडिक्टेड और बड़ी है। आप देख सकते हो यहां पर प्रेडिक्टेड वैल्यू ज्यादा है, एक्चुअल वैल्यू छोटी है। मुझे पता है ये बात आपके दिमाग में घुस चुकी है और ये बात आप बड़े आराम से बता सकते हो और बड़े आराम से देख भी पा रहे होगे कि व्हाट विल द बेस्ट लाइन मेरे बच्चों, विच विल बी द बेस्ट लाइन। अब बोलोगे सर बेस्ट लाइन वो होगी जो ऑब्वियसली ऐसे पास होनी चाहिए कि वो डेटा के बीच में से पास हो, डेटा के बीच में से पास हो, जिसके अंदर कुछ डेटा पॉइंट्स ऊपर आए, कुछ डेटा पॉइंट्स नीचे आए, कुछ ऊपर कुछ नीचे, बिल्कुल बटे हुए होने चाहिए। दे शुड बी लाइक कि डेटा के बीच में से पास होनी चाहिए लाइन। कुछ डेटा पॉइंट ऊपर होने चाहिए, कुछ डेटा पॉइंट नीचे होने चाहिए। मतलब कुछ केसेस में रेजिडुअल पॉजिटिव होना चाहिए और कुछ केसेस में रेजिडुअल नेगेटिव होना चाहिए, वही हमारी लाइन बेस्ट होती है। क्या ये बात सबको समझ में आई कि नहीं? एक बार आप सब लोग देखिए, भट्टाचार्य भैया, श्रीवास्तव भाई, गुप्ता जी, अक्सा, राज भाई, सिंपल सी बात है। सो यहां पर आप देख सकते हो in this case the model goes below the data points, डेटा पॉइंट से नीचे चला गया है और डेटा पॉइंट से नीचे जाने की वजह से जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है वो कम है, एक्चुअल वैल्यू ज्यादा है। यहां पर आप देखोगे जो मॉडल है हमारा गोज अबव द डेटा, डेटा के ऊपर से निकल जाता है, इसलिए प्रेडिक्टेड वैल्यू ज्यादा है जो प्रेडिक्ट कर रहा है मॉडल, और एक्चुअल वैल्यू कम है। हमें ऐसा लाइन चाहिए, ऐसा मॉडल चाहिए जो डेटा के बीच में से पास हो। इसलिए आपके पास अगर कभी कोई ऑप्शन आता है, कोई क्वेश्चन, मेरे ख्याल से आगे क्वेश्चन है, कभी कोई आपसे पूछता है कि रेजिडुअल प्लॉट कैसा होना चाहिए, रेजिडुअल प्लॉट शुड बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, वो चेंज होता रहना चाहिए, इट शुड हैव बोथ। सो द बेस्ट लाइन, द बेस्ट मॉडल best model should be such that the residuals, sorry, the model या line should pass through middle of the data. मिडिल ऑफ द डेटा, इसलिए आप बोलोगे कि रेजिडुअल प्लॉट शुड बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। मेरे प्यारे बच्चों, सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ठीक है ना, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए। आई होप ये बात आप सभी को समझ में आई है, बड़े आराम से आप समझ पाएंगे। ठीक है ना। सो मैं इस स्लाइड को रब कर रहा हूँ बिकॉज आई डोंट थिंक किसी कोई ज़रूरत है हमें, बट आई होप आप सभी को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है मेरे बच्चों। आई होप ये बात आपको समझ में आई है। आगे चलते हैं, बड़े आराम से हम चीज़ों को देख पा रहे हैं। आई होप आप सभी को बातें समझ में आ रही। बिशद भाई, पार्थवी, सिद्धार्थ भैया, अली भाई, आकाश भाई, चलिए आगे। परफेक्ट, लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। हम लोग अभी तक जो दोस्तों कर रहे थे उसको हम रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स कर रहे थे।
व्हाट इज द मीन स्क्वायर एरर? बहुत सिंपल सी बात है, किसी का भी मीन आप कैसे निकालते हैं दोस्तों, कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास n डेटा पॉइंट्स हैं तो हमारे पास जो हमारे पास जो स्क्वायर, किसी का मीन कैसे निकालते हैं? तो मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ वैल्यूज अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। अब यहां देखिए दोस्तों, हमारे पास यहां पे स्क्वायर्ड एरर क्या है? स्क्वायर्ड एरर, स्क्वायर्ड एरर क्या है दोस्तों? स्क्वायर्ड एरर है हमारा, आप सभी को पता है स्क्वायर्ड एरर इज एक्चुअली वाई आई माइनस वाई आई हैट, ठीक है ना, ये हमारा का स्क्वायर्ड एरर है ये हमारा। तो अगर हमें मीन निकालना है तो दोस्तों क्या होगा? मीन स्क्वायर्ड एरर विल बी, मीन कैसे निकालते हैं? आप सभी को सम कर दीजिए, सभी स्क्वायर्ड एरर्स को सम कर दीजिए, सभी स्क्वायर्ड एरर्स को सम कर दीजिए और बस उसको नंबर से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना, उसको नंबर से डिवाइड कर दीजिए। क्या ये ठीक है? एक बार चेक करिए, सिंपल सी बात है, कोई इसमें बड़ी बात हमने नहीं करी है। तो दिस इज कॉल्ड मीन स्क्वायर एरर, मीन स्क्वायर एरर। तो स्क्वायर एरर का मीन निकाल लिया। स्क्वायर एरर मतलब प्रेडिक्टेड एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू का स्क्वायर, एंड दस हमने ये कर दिया। एंड नाउ द नेक्स्ट इज रूट मीन स्क्वायर एरर। क्या हो जाएगा बच्चों? रूट मीन स्क्वायर एरर मतलब आप उसका रूट कर दीजिए। सो रूट मीन स्क्वायर एरर is equals to under root of the mean square error, the under root of mean square error। ठीक है ना? चलिए एक बार जल्दी से देखिए क्या ये सही है? ठीक है बच्चों, चलें आगे। आई होप यहां तक आप बात तो समझ पा रहे हैं, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चों, चलें आगे। चलिए सोच के देखिए दोस्तों, बताइए व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? 60 सेकेंड्स का समय है, बताइए। ए बी सी तीन ऑप्शन है, डी ऑप्शन है ही नहीं। करिए। इन अ सिंपल लीनियर रिग्रेशन इफ द मीन ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल y इज 50, मतलब y का मीन आपको दे रखा है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद स्लोप कोफिशिएंट आपको दे रखा है 3, स्लोप मतलब m आपको दे रखा है 3। यू हैव टू फाइंड आउट द मीन वैल्यू ऑफ द प्रेडिक्टर वेरिएबल व्हेन x एंड y आर सेंटर्ड। ओके, अब यहां पे सेंटर्ड का मतलब क्या होता है? सेंटर्ड का मतलब क्या होता है? एनीवन? सेंटर्ड डेटा, सेंटर्ड डेटा एक्चुअली वैसे सेंटर्ड डेटा का मतलब आपको पता है क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंटर्ड डेटा? व्हाट इज द मीन वैल्यू ऑफ द प्रेडिक्टर वेरिएबल x व्हेन x एंड y आर सेंटर्ड? कैन नॉट बी डिटरमाइंड विदाउट द वैल्यू ऑफ द इंटरसेप्ट b, कैन नॉट बी डिटरमाइंड विदाउट द वैल्यू ऑफ द इंटरसेप्ट a, कैन नॉट बी डिटरमाइंड विदाउट द वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट b। चलिए अभी सेंटर्ड डेटा की बात करेंगे। वैसे यहाँ पे सेंटर्ड डेटा का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमसे मीन वैल्यू पूछ रहा है। अब इस स्टेटमेंट को छोड़ दीजिए, अभी सेंटर्ड पे बात करते हैं। अभी बताता हूं आपको सेंटर्ड क्या होता है, बट इसकी कोई हमें जरूरत नहीं है। बट अगर हम बात करें दोस्तों, अगर हमें x का मीन वैल्यू चाहिए तो हम x का मीन कैसे निकालते हैं? आपको याद होगा दोस्तों, x का मीन हम निकालते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस सी, और यहां पे हमें क्योंकि a दे रखा है तो ax प्लस b कर देता हूं। तो आप बोलोगे सर b इज इक्वल टू y का मीन माइनस a टाइम्स x का मीन। तो आप देख सकते हो, हमें अगर देखें तो हमें y का मीन तो दे रखा है 50, a का वैल्यू दे रखा है 3 स्लोप, और यहाँ पर ये। तो आप देख सकते हो हम x का मीन तब तक नहीं निकाल सकते जब तक हमें क्या ना दे रखा हो,
हम x का मीन तब तक नहीं निकाल सकते जब तक हमें क्या नहीं दे रखा हो, जब तक हमें इंटरसेप्ट नहीं दे रखा हो। तो x का मीन तब तक नहीं आ सकता जब तक आपको b नहीं दे रखा हो, ठीक है ना। तो वी कैन नॉट फाइंड x का मीन until we have b। तो अभी के लिए तो ये ठीक है, बट ये सेंटर्ड वाली बात नहीं होनी चाहिए। सेंटर्ड का मतलब ये होता है कि हम क्या करते हैं, मैं आपको बस एक एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा। तो आप कहते हो कैन नॉट बी डिटरमाइंड विदाउट द वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट b। जब तक b नहीं होगा तब तक हम ये नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। जब तक हमारे पास इंटरसेप्ट नहीं होगा b, ये तो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ स्लोप है, तो ये तो हमें दे रखा है। जब तक हमारे पास इंटरसेप्ट नहीं होगा b, तब तक हम इसका मीन नहीं निकाल पाएंगे। अब यहां पे मैं आपको सेंटरिंग की बात बताता हूं। क्या ये सबको समझ में आ गया? एक बार जल्दी से देखिए, सेंटरिंग की बात समझ में आ गई। ए होना चाहिए, इसमें कोई परेशानी नहीं है। एक बार देखिए, चलिए अब मैं आपको बताता हूं। ये होमवर्क है दोस्तों, आप सभी लोग कर पाएंगे। कुछ कुछ एरर्स हैं क्वेश्चंस में। चलिए, ये होमवर्क है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 120/15 इसका आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हो स्क्वायर्ड एरर हमें दे रखा है 120 और हमसे मीन स्क्वायर वैल्यू पूछी है, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स 15 है। तो इसका आंसर होमवर्क दे दिया मैंने आपको, करिएगा। आर स्क्वायर क्या एक्चुअली डिटरमाइन करेगा, तो आर स्क्वायर हमें बी डिटरमाइन करेगा। बी इसका करेक्ट आंसर है। होमवर्क है बच्चों, ट्राई करिएगा। अगर कोई डाउट हो तो पूछिएगा। आर स्क्वायर वैल्यू अगर 0.75 है तो आप कह सकते हो कि हमारा जो लीनियर मॉडल है वो डेटा को अच्छे से प्रेडिक्ट कर रहा है। हम टेलीग्राम ग्रुप बना लें क्या इसका? मुझसे 2-3 बच्चे कहते हैं, तो एक बना लेते हैं। बट मैं आपको उसमें वो कहाँ शेयर करूंगा, मैं आपको उसका नाम कहाँ शेयर करूंगा? बना लें क्या एक? ओके, सो लेट्स क्रिएट वन ग्रुप, न्यू ग्रुप। इसमें किसको ऐड कर लें? क्या नाम रखते हैं आप लोग? क्या नाम रखते हैं जो आप लोग करें? नोटिस में डाल सकते हैं क्या ऐसे? ओके, मैं बोल देता हूं क्या नाम रखते हैं आप लोग। कुछ स्पेसिफिक है आप लोगों का सीएस में? मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारा तो एक ही ग्रुप है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का तो एक ही ग्रुप चलता है हमारा हर एक सब्जेक्ट के लिए। क्या नाम रखते हैं? कुछ है? मशीन लर्निंग रख दें तो सिद्धार्थ सर AIML कर दिया मैंने, ठीक है। ये कर दिया मैंने, ठीक है। चलिए, हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं उसको, बट ठीक है, छोटा भी रख सकते हैं उसको। ऐसा कर देते हैं इसको, चलो ठीक है। अभी तो ये रख दिया मैंने नाम, ठीक है। आप लोग इसको देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, ये सब क्वेश्चंस मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। अगर उसमें कोई डाउट हो तो आप ग्रुप पे पूछ सकते हो, नहीं तो अगली क्लास संडे को होगी हमारी, उसमें आप पूछ लेना। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। इसका आंसर बी है। बिल्कुल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आराम से आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ से फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं, और सेंटरिंग ऑफ द डेटा के बारे में भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बहुत सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, डेटा को उठाकर ओरिजिन पे लेके आ जाते हैं, मतलब उसके मीन वैल्यूज को जीरो करने की कोशिश करते हैं।
बट वो हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग रिज रिग्रेशन पढ़ेंगे। तो सेंटरिंग ऑफ द डेटा उसके अंदर एक कोर मतलब पॉइंट है, सेंटरिंग ऑफ द डेटा करनी पड़ती है रिज रिग्रेशन लगाने से पहले। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक हम लोग देखते हैं दोस्तों। इसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग कल संडे की क्लास में करेंगे। और अब हमारा सिर्फ लीनियर रिग्रेशन के अंदर 3-4 टॉपिक बचे हुए जो थोड़े से हम लोग संडे की क्लास में लेंगे। एक तो हमें अजम्पशंस इन लीनियर रिग्रेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हमारे 3-4 टॉपिक बचे हैं दोस्तों। एक तो पी वैल्यू कॉन्सेप्ट, पी वैल्यूज क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। स्पैटियल एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर रिग्रेशन देखेंगे, एंड BIF वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर देखेंगे और क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। ये 3 चीजें हमारी बनी हुई हैं दोस्तों। ठीक है, आप ग्रुप को सर्च करिए आपको टेलीग्राम पर नाम से और आपको मिल जाएगा सिद्धार्थ सर AI/ML ये रखा है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।